हाय फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारे सीए इंटरमीडिएट का है, विच इज चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है फ्रेंड्स चार्ज ऑफ जीएसटी, जिसका डिस्कशन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये क्या है चैप्टर ऑल अबाउट, उसको हम धीरे धीरे डिस्कशन में कंसिडर करेंगे, बट इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे कैसे, उसका एक ओवरव्यू फ्रेंड्स आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। इसको फ्रेंड्स हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर होगा, वो होने वाला है फ्रेंड्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एग्जाम के लिए, प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए, सीए फाइनल के लिए, और टू मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईएस्ट रेलेवेंस, इट इज ऑफ कंसेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। शायद ये नाम कोई ना कोई जगह पे तो आपने सुना ही होगा। आज उसकी हम पीएचडी करने वाले हैं कि एग्जैक्टली है क्या ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सेकंड एलिमेंट होगा फ्रेंड्स इस चैप्टर का, जो हमारा सेकंड पार्ट ऑफ डिस्कशन होगा इस चैप्टर में, जो एग्जाम के लिए गजब 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 रेलेवेंट, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेलेवेंट, इवन फाइनल के लिए भी जबरदस्त रेलेवेंट। इट इज फ्रेंड्स सेक्शन 10 विच इज कंपोजिशन स्कीम। अमेंडमेंट है इस टाइम, तो एग्जाम में चमकने के ब्राइटेस्ट चांसेस नौकर की एग्जाम में एज वेल एज मम्मी आईसीआई के एग्जामिनेशन में। एंड थर्ड, उसके कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स है इस चैप्टर में, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो मेजरली 2 टॉपिक का इन डेप्थ वास्ट डिस्कशन होगा, विच इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड सेकंड वुड बी सेक्शन 10। डन, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन से, विच इज इन रिलेशन टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फ्रेंड्स, हम जो डिस्कस कर रहे हैं इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। उसका मतलब क्या? बोलो बोलो। बर्डन किसी और के ऊपर रहेगा, पेमेंट कोई और करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे जीएसटी की, हमारे इनडायरेक्ट टैक्स की, क्या कि पेमेंट कोई और करे, बर्डन किसी और के ऊपर होगा। जैसे मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपको बताऊं फ्रेंड्स, मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हो। प्लीज बरोबर समझने का ट्राई करो। मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हो। बोलो फ्रेंड्स, सपोज नौकर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आप नौकर को कंसीडरेशन का पेमेंट कर रहे हो। बरोबर समझना, नौकर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आप उसके लिए मुझे कंसीडरेशन का पेमेंट कर रहे हो। तो फ्रेंड्स मुझे बताओ, सपोज मैंने आपको 100 रुपए की सर्विसेज प्रोवाइड की, 18 रुपीज का जीएसटी होगा, अल्टीमेटली टोटल हमारा 118 रुपीज होगा। ये 18 रुपीज जो हमारा जीएसटी कंपोनेंट है, आप समझ रहे हो फ्रेंड्स, ये 18 रुपीज जो हमारा जीएसटी कंपोनेंट है, ये पे कौन करेगा? ये 18 रुपीज का हमारा जीएसटी कंपोनेंट कौन उसको पे करेगा? बोलो, सप्लायर पे करेगा कि रेसिपिएंट पे करेगा? बताओ बताओ मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट। जीएसटी कहता है, इनडायरेक्ट टैक्स कहता है, जनरल प्रोविजंस हमारे पास क्या कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ही क्या? सप्लायर उस जीएसटी कंपोनेंट को गवर्नमेंट को पे करेगा, बट जेब किसकी खाली होने वाली है? बोलो बोलो, आपकी। मतलब बर्डन किसके ऊपर रहने वाला है फ्रेंड्स? रेसिपिएंट। तो सिंपल वर्ड्स में ऐसा बोल सकते हैं कि सप्लायर, सॉरी फ्रेंड्स, सप्लायर यहां पे जीएसटी पे करेगा, बट इसका बर्डन किसके ऊपर रहने वाला है फ्रेंड्स? एब्सोल्युटली रेसिपिएंट। बोलो पाव से डन। फ्रेंड्स, इसको हम टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जिसका एक लेमन वर्ड है नॉर्मल पेमेंट स्कीम। मतलब जनरल सेंस में देखा जाए, एक ओवरव्यू देखा जाए, तो कौन जीएसटी पे करेगा? सप्लायर जीएसटी पे करेगा, जिसका बर्डन किसके ऊपर रहने वाला है? जेब किसकी खाली होने वाली है? इट इज फ्रेंड्स रेसिपिएंट। डन, ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म तो जनरल सेंस में जनरल बेसिस के ऊपर हम अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्टिंग, इट इज फ्रेंड्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, सप्लायर जीएसटी का पेमेंट करेगा, बर्डन भी, मतलब सप्लायर जीएसटी का पेमेंट करेगा, बर्डन रेसिपिएंट के ऊपर रहेगा। रिवर्स है उसका, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उसका ऑपोजिट। क्या ऑपोजिट? इट इज नॉट एग्जैक्ट ऑपोजिट के सप्लायर है एंड फ्रेंड्स रेसिपिएंट है, 2 लोग हैं। सप्लायर जनरल सेंस में जीएसटी पे करेगा एंड बर्डन रेसिपिएंट के ऊपर रहेगा। फ्रेंड्स, यहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होगा तो सप्लायर के ऊपर कोई लायबिलिटी ही नहीं। क्यों? अलग अलग ट्रांजैक्शन जैसे एनालाइज करेंगे, उसके ऊपर पीएचडी करेंगे, तो हर एक के इंटेंशन के मैं आपको धीरे धीरे उसका समझाता जाऊंगा, बट यहां पे सप्लायर के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं। फ्रेंड्स, पेमेंट एज वेल एज बर्डन, बोथ 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 पेमेंट एज वेल एज बर्डन, दोनों किसके ऊपर? किस बंदे के ऊपर इसको इंपोज कर दिया गया? हमारे हीरो रेसिपिएंट के ऊपर इसको इंपोज कर दिया गया। इसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड का रिवर्स हुआ, फॉरवर्ड का ऑपोजिट हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो कौन सी ऐसी सर्विसेज है, कौन से ऐसे सप्लाईज है जिसमें लॉ ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसका इन डेप्थ डिस्कशन अभी हम लेके आए हैं फ्रेंड्स, जो हमारा इस कांसेप्ट का, इस पर्टिकुलर चैप्टर का फर्स्ट पार्ट होगा, विच इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बहुत सारी सर्विसेज जहां पे हम डिस्कशन करेंगे, गवर्नमेंट उसमें लेके आई है फ्रेंड्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, उसमें से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम जो डिस्कस करेंगे तो वो होने वाला है फ्रेंड्स एडवोकेट
जब बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करे इट इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जब वापस एक बार बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करे इट इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। दो सर्विसेज हम एक साथ डिस्कस करेंगे, एक साथ उसको हम पढ़ेंगे। एडवोकेट जब बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करे इट वुड बी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फ्रेंड्स आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या है ये डिस्कशन आज हम उसका करेंगे। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जब बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करे इट विल बी सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एंड इसका बहुत बड़ा सा रेफरेंस, इसका बहुत अच्छा सा रेफरेंस हम लेने वाले हैं फ्रेंड्स एग्जम्पशन चैप्टर के साथ। मतलब ये आरसीएम का ये जो दो सर्विसेज है, बहुत सारी और भी सर्विसेज है जिसका कनेक्शन हम पढ़ेंगे एग्जम्पशन चैप्टर के साथ, पर अभी जो हमारा आज का फोकस है इस दो सर्विसेज के ऊपर है, विच इज एडवोकेट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी। तो फ्रेंड्स इसका बहुत अच्छा सा रेफरेंस है चैप्टर एग्जम्पशन के साथ। तो दोनों को हम कंबाइंड करके पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या एग्जम्प्ट है। एडवोकेट कौन से रेसिपिएंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करें एंड आपको एग्जम्पशन मिलेगा, तो वो एक एग्जम्पशन चैप्टर का पार्ट है। एंड जहां जहां पे टैक्सेबिलिटी होगी, मतलब जो सर्विसेज जो एक्टिविटीज एग्जम्पशन में कवर नहीं होगी, वो सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब होगी, उसका इन डेप्थ डिस्कशन हम अभी कंसीडर करेंगे। तो आज के लेक्चर में, आज के सेशन में हम इस दो चीज के ऊपर फोकस करेंगे। एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करे, कब एग्जम्पशन, कब टैक्सेबिलिटी, कब उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करे उसमें कहां पे एग्जम्पशन, उसमें कहां पे टैक्सेबिलिटी एंड कहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो फ्रेंड्स ये हम जो डिस्कशन करेंगे वो खाली चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर तक लिमिटेड नहीं रहेगा। It is not only and only discussion of reverse charge mechanism. We are simultaneously in combination reading exemption as well as what friends reverse charge mechanism. Hi friends. आज का डिस्कशन कुछ बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बिकॉज आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं एंट्री वो कुछ एडवोकेट्स के बारे में है, वो कुछ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में है। वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर क्या एग्जम्पशन, वो लोग एग्जम्पशन क्या एंजॉय करते हैं, उसका डिस्कशन हम यहां पे करने वाले हैं, विच इज फ्रेंड्स एंट्री नंबर 45। 3 क्लॉज है फ्रेंड्स उसमें, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। एक बार चेक करो फ्रेंड्स, क्लॉज ए जो बात करेगा क्लॉज ए जो बात करेगा वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की जो भी सर्विसेज है उसको कुछ एग्जम्पशन प्रोवाइड करेगा। क्लॉज बी जो डिस्कस करेगा इट विल बी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स और अदर एडवोकेट्स जिसकी लीगल सर्विसेज के ऊपर कुछ एग्जम्पशन अवेलेबल होने वाला है फ्रेंड्स। एंड जो सी क्लॉज होगा वो एग्जम्पशन प्रोवाइड करने वाला है सीनियर एडवोकेट्स की लीगल सर्विसेज के ऊपर। क्या है कंटेंट एग्जैक्टली इन डेप्थ हमारा डिस्कशन हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, बरोबर समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सख्त ध्यान आपका ध्यान रिक्वायर्ड है फ्रेंड्स। हम पहले डिस्कस करेंगे एंट्री नंबर 45B। कौन उसमें सप्लायर होगा फ्रेंड्स, अभी समझना ट्राई करो। सप्लायर कौन? नंबर ए इज फ्रेंड्स पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स। एडवोकेट्स की पार्टनरशिप फर्म यहां पे आपका सप्लायर बनने वाली है फ्रेंड्स। ऐसा हो सकता है जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की पार्टनरशिप फर्म नहीं होते, अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसमें मिलकर बनाते हैं पार्टनरशिप फर्म, ऐसे एडवोकेट्स में भी ऑब्वियसली पॉसिबल होने वाला है कि अलग अलग एडवोकेट्स मिलकर बनाने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स। सेकंड होगा फ्रेंड्स इट इज एडवोकेट्स अदर देन सीनियर एडवोकेट्स। अदर देन इट इज फ्रेंड्स सीनियर एडवोकेट्स का मतलब अभी के बाद हम उसको बुलाएंगे अदर एडवोकेट्स। क्या हो गया ये आपके साथ, समझाता हूं फ्रेंड्स। पहले सप्लायर कौन, पॉइंट नंबर ए इज फ्रेंड्स पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स। ये हमारे मन में क्लियर है कि अलग अलग पार्टनर्स जो एडवोकेट्स होंगे वो मिलकर बनाएंगे पार्टनरशिप फर्म, तो ये यहाँ पे सप्लायर है जिसको एग्जम्पशन अवेलेबल हुआ है। सप्लायर में पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स कवर्ड है। पॉइंट नंबर 2 इज फ्रेंड्स एडवोकेट्स, बट एडवोकेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज फ्रेंड्स सीनियर एडवोकेट, सेकंड इज फ्रेंड्स, बोलो बोलो मन में क्या आया, दिल में क्या आया, बोलो बोलो, इट इज नॉट जूनियर एडवोकेट्स, इट इज अदर देन सीनियर एडवोकेट, जिसको अभी के बाद, आज के बाद हम हमारे लाइफ में बुलाएंगे अदर एडवोकेट्स। तो सर ये बाइफर्केशन कैसे होगा, सीनियर है कि अदर है? मैं रिपीट करता हूं, सीनियर जूनियर ऐसा नहीं बुलाना है आपको, कैसे बुलाना है, सीनियर एडवोकेट एंड अदर एडवोकेट। अदर का मतलब क्या हुआ, अदर देन सीनियर एडवोकेट्स। तो ऐसा बाइफर्केशन कैसे करने का कि ये एडवोकेट सीनियर है कि एडवोकेट अदर है। ओके, तो फ्रेंड्स उसके लिए हमारे पास छोटी सी डेफिनेशन है ऑल अबाउट सीनियर एडवोकेट्स, जो क्या कहती है, हम पढ़ना शुरू करें उसके पहले आपको समझाऊं। फ्रेंड्स देखो, आपकी एबिलिटी, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, सारे पॉइंट्स कंसीडर करते हुए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि आप सीनियर बनने के लिए लायक हो तो आप सीनियर।
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि आप एडवोकेट बीइंग वेरी वेरी नॉलेजेबल, बीइंग वेरी वेरी नॉलेजेबल, आप समझ गए जो मैं कहना चाहता हूं, वो बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत बहुत फ्लुएंट हो, जबरदस्त आपका इंटरप्रिटेशन है, तो आप सीनियर। इन शॉर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जिसको डेजिग्नेट करे सीनियर, वो सीनियर, बाकी सब अदर्स। पता चला का मतलब? उसके लिए कोई एग्जाम पास करनी पड़ेगी ना, उसके लिए कोई नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए ना, उसके लिए कोई स्पेशल लेटर से फीस का पेमेंट करना पड़े ना, इट इज नथिंग लाइक दैट। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि आपका जो अपीयरेंस है, आपका जो नॉलेज है, आपका जो लेटर से केस को जैसे आप पेश करते हो, उसका सारा पॉइंट जबरदस्त है, उसको बोलेंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आपको डेजिग्नेट करेंगे सीनियर एडवोकेट, वो बन जाएंगे सीनियर एडवोकेट, बाकी सब कौन बन जाएंगे? अदर एडवोकेट्स। बोलो क्लियर? डन। डेफिनेशन एकदम छोटी सी है, पर ध्यान से पढ़ लेते हैं। हु इज फर्स्ट ऑफ ऑल सीनियर एडवोकेट? Friends, senior advocate has the same meaning as assigned to it in section 16 of Advocates Act 1961. ओके, तो एडवोकेट्स एक्ट में जो डेफिनेशन है वो हमको यहाँ पे कंसीडर करनी है। फ्रेंड्स, एक और बात बताओ, हमारे वहाँ पे एक्चुअली 3 एक्ट है जो 1961 में आए। बोलो, 3 एक्ट 1961 में आए, कौन से? एक तो हमारा फेवरेट इनकम टैक्स एक्ट 1961, एक तो अभी आया एडवोकेट्स एक्ट 1961, तीसरा कौन सा सर? याद करो, हमने एजुकेशन कैटेगरी में डिस्कस किया था, इट वाज अप्रेंटिस एक्ट 1961। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट याद आ रहा है आपको? वापस एक बार याद करो फ्रेंड्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में 3 लोग कवर थे, याद करो। फर्स्ट वाज व्हाट? इट इज प्री स्कूल स्कूल, सेकंड वाज व्हाट? इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग डिग्री क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया, एंड थर्ड वाज व्हाट? इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग approved vocational education course. Clear? Now what do we mean by approved vocational education course? उसकी डेफिनेशन थी जिसमें हमने कंसीडर किया था a course run by ITI or ITC, Industrial Training Institute or Industrial Training Center affiliated to National or State Council for Vocational Training offering courses in designated trades which are notified under Apprentice Act 1961. ये कनेक्शन होना है फ्रेंड्स, वो मगज की बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, वो कनेक्शन सीख लेंगे ना तो लाइफ गजब होने वाली है, आपकी पैसे की बारिश होने वाली है, मुझे कंफर्म पता है फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? 3 चीज, इनकम टैक्स एक्ट 1961, एडवोकेट्स एक्ट 1961, अप्रेंटिस एक्ट 1961 की यहां पे बात हो रही है, जिसमें से एडवोकेट एक्ट 1961 कवर किया है, उसमें से सेक्शन 16 में जो डिफाइंड है सीनियर एडवोकेट, उसको यहां पे सेम टू सेम हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है। क्या कहता है वो? विच इंटर एलिया प्रोवाइड्स दैट एडवोकेट में with his consent be designated as senior advocate. उसको क्या मान लेंगे हम? Senior advocate. If Supreme Court or High Court is of the opinion that by virtue of his ability, standing at the bar or special knowledge or experience in law, he is deserving such distinction. High Court Supreme Court को लगेगा उसका knowledge जोरदार है, उसका experience जोरदार है, and वो सारे point consider करते हुए High Court Supreme Court जिसको designate करे senior, वो क्या बन जाएंगे? Senior advocate. Clear? आगे बढ़ते हैं। Senior advocates shall, in matter of their practice, be subject to such restrictions as Bar Council of India may, in the interest of legal profession, prescribe. तो कुछ सीनियर एडवोकेट के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो उनको फॉलो करने होंगे। फ्रेंड, सिंपल वर्ड्स में सीनियर एडवोकेट कौन? लेमन लैंग्वेज कंसीडर करो तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जिसको डेजिग्नेट करे सीनियर, वो सीनियर, बाकी सब अदर्स। चकाचक रेडी? चलो, हमारे एंट्री नंबर 45 व्यू में सप्लायर कौन? सप्लायर होगा फ्रेंड्स पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स और अदर एडवोकेट्स। क्लियर? ओके, इसमें ही 2-3 बातें बताऊं, कोई वीडियो में गारंटी के साथ आपको देखने को ना मिले, कोई बुक में इसका एग्जांपल आपको देखने को ना मिले। गारंटी फ्रेंड्स, रिटर्न गारंटी 1 करोड़ के स्टैम्प पेपर के ऊपर आपको लिख के दे सकूं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आपको बरोबर समझना है। फ्रेंड्स देखो फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है, हम ऑडिट में सीखते हैं फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि एक एडवोकेट सीए के साथ पार्टनरशिप करे। आपको ये पता है एक सीए एडवोकेट बन सके? हाँ, मैं एलएलबी कर सकूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट दोनों के दोनों सीओपी में साथ में ना रख सकूं। आइदर मैं एडवोकेट की प्रैक्टिस कर सकूं, आइदर मैं सीए की प्रैक्टिस कर सकूं, दोनों के दोनों प्रैक्टिस में साथ में नहीं कर सकता हूं। फ्रेंड्स, आईसीआई के एडवोकेट, 2 में से मैं कोई भी एक मम्मी चुनूंगा, दोनों मम्मी साथ में पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स, अभी मेरा क्वेश्चन आपको क्या है? ऐसा हो सकता है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, चलो मैं एडवोकेट, आप तो सीए बन गए, मैं एडवोकेट रह गया एग्जांपल के तौर पे, तो फ्रेंड्स हम दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाएं, ऐसी पॉसिबिलिटी? एब्सोल्युटली यस, बिकॉज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जनरली सीए के साथ ही पार्टनरशिप कर सकता है, एक सीए जनरली सीए के साथ ही पार्टनरशिप कर सकता है। सपोज मेरे पापा सीए नहीं है तो मैं उनके साथ पार्टनरशिप कर सकूं? ना 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 ना, पार्टनरशिप पॉसिबल नहीं। मेरी मम्मी सीए नहीं है तो मैं मेरी मम्मी के साथ पार्टनरशिप कर सकूं? लीगल प्रोफेशन में ना, अभी घर पे आप पार्टनर बन के खाना बनाओ वो अलग बात होगी। फ्रेंड्स, जो मैं कन्वे करना चाहता हूं पता चल रहा है आपको? मेरी मम्मी के साथ मैं बनाना चाहता हूं पार्टनरशिप फॉर्म, इट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल हो सकता नहीं है। एक सीए के साथ ही पार्टनरशिप कर सकता है, उसके कुछ एक्सेप्शन है कि मैं एडवोकेट के साथ बन सकता हूं पार्टनर, मैं इंजीनियर के साथ बन सकता हूं पार्टनर, मैं सीएस के साथ
बन सकता हूं पार्टनर, ऐसे कुछ एक्सेप्शंस है जो हम सीखते हैं ऑडिटिंग में। क्लियर? तो मेरा क्वेश्चन आपको, हमारी इंटेलिजेंट जनता को ऐसा है कि एक सीए ने एक एडवोकेट के साथ बनाई पार्टनरशिप फर्म, एक सीए ने एक एडवोकेट के साथ बनाई पार्टनरशिप फर्म, क्या वो पार्टनरशिप फर्म को यहां पे एज अ सप्लायर एग्जाम्पशन अवेलेबल होने वाला है? मेरा डाउट आपके मन में क्लियर है? एक सीए ने एक एडवोकेट के साथ मिलकर बनाई पार्टनरशिप फर्म, तो क्या वो यहां पे एंट्री नंबर 45 में कवर होगा? बोलो क्या ख्याल है, दिल क्या कहता है आपका? ना ना ना, यहां पे क्या लिखा है मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? इट इज पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट। का मतलब उसमें जो भी पार्टनर्स होंगे, उसमें मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, उसमें जो भी पार्टनर्स होंगे खाली कौन होने चाहिए? एडवोकेट। अब भजा करते हो सीए प्लस एडवोकेट प्लस सीएस प्लस सीडब्ल्यू प्लस इंजीनियर, ऐसा भजा करते हो, वो भजा पार्टनरशिप फर्म को एग्जाम्पशन अवेलेबल होने वाला नहीं है। योर फर्म, पार्टनरशिप फर्म मस्ट कंटेन एज अ पार्टनर्स ओनली एंड ओनली एडवोकेट्स। एडवोकेट के अलावा कोई भी पार्टनर्स आपके यहां पे हो नहीं सकते। एडवोकेट्स के अलावा कोई भी पार्टनरशिप फर्म एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल यहां पे हो सकती नहीं है। फ्रेंड्स बोलो पता चला? चकाचक रेडी? हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में फर्स्ट पॉइंट क्या कहता था कि जो भी आपकी पार्टनरशिप फर्म है वो एडवोकेट्स से मिलती हुई होनी चाहिए, मतलब एडवोकेट्स उसमें होने चाहिए एज ए पार्टनर्स। सेकंड क्वेश्चन जबरदस्त, मुझे बताओ वापस एक बार सप्लायर यहां पे कौन डिस्कस हो रहा है? कौन सप्लायर? एक तो पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स, एक तो अदर एडवोकेट्स। मेरा क्वेश्चन हमारी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट फाइनलिस्ट को ऐसा है कि यहां पे जो पार्टनर्स है, बरोबर समझना फ्रेंड्स, यहां पे जो पार्टनर्स है वो सीनियर एडवोकेट्स हो तो एंट्री नंबर 45B से एग्जाम्पशन मिलेगा। आप समझे मेरी बात? यहां पे जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो भी अलग अलग पार्टनर्स होंगे, उसमें से कोई एक पार्टनर सीनियर एडवोकेट होगा कि 2-3 पार्टनर सीनियर एडवोकेट होगा, तो क्या एग्जाम्पशन अवेलेबल होगा? एब्सोल्युटली यस। व्हाई यस? बिकॉज क्या लिखा है? पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स। ऐसा नहीं लिखा पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स अदर देन सीनियर एडवोकेट्स। यही मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, पता चला? दिस फर्म इज ऑल अबाउट एडवोकेट्स हैविंग इट्स पार्टनर्स। इट इज नॉट सीनियर पार्टनर्स, इट इज नॉट अदर देन सीनियर पार्टनर्स, इट इज नॉट लाइक दैट। सिंपल वर्ड्स में आपके यहां पे जो एडवोकेट है वो सीनियर एडवोकेट्स भी हो सकते हैं, अदर एडवोकेट्स भी हो सकते हैं। तो क्लियर? दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। नंबर 1, एडवोकेट के साथ सीए ने इंजीनियर सब मिलकर पार्टनरशिप बनाते हैं तो भी एलिजिबल, तो नहीं एलिजिबल होगा फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्पशन। माय मिस्टेक, तो भी नहीं एलिजिबल होगा फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्पशन, बिकॉज यहां पे खाली कौन कवर्ड है? पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स ही खाली कवर होने वाले हैं, बाकी कोई लोग यहां पे कवर होने वाले नहीं है। पॉइंट नंबर 2 बात करूं, यहां पे आपके जो एडवोकेट्स है बीइंग पार्टनर्स, सीनियर एडवोकेट भी हो सकते हैं, अदर एडवोकेट भी हो सकते हैं, बिकॉज बोथ आर एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? एग्जाम्पशन। बोलो क्लियर? चलो सप्लायर कौन? बोलो अभी, चलो सप्लायर कौन? क्या देख के बोलते हो? खुद से बोलो, चलो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट। सप्लायर कौन? सप्लायर कौन? अदर एडवोकेट और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स। और पहले बोलो फर्म ऑफ एडवोकेट्स और अदर एडवोकेट्स। क्लियर? चलो सर्विस कौन सी वो लोग प्रोवाइड करते हैं? फ्रेंड्स वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं विच इज लीगल सर्विस। जो सर्विस एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल है वो सर्विस कौन सी एलिजिबल है? लीगल सर्विस। खाली यही सर्विसेज है जिसको एग्जाम्पशन अवेलेबल है, जिसके ऊपर आप क्या क्लेम कर सकते हो? एग्जाम्पशन। तो वापस एक बार क्वेश्चन आएगा कि व्हाट वाज सीनियर एडवोकेट, जिसका हमने डिस्कशन किया एज पर सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज लीगल सर्विसेज। तो फ्रेंड्स लीगल सर्विस भी डिफाइंड है। लीगल सर्विस का मतलब क्या? चलो देखते हैं व्हाट डू वी मीन बाय लीगल सर्विसेज। फ्रेंड्स लीगल सर्विसेज मींस एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू। फ्रेंड्स 4 बातें करेंगे लीगल सर्विसेज में। फर्स्ट होगा एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस, रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज। 4 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट, मगज में फिट करो। चलो लीगल सर्विसेज का मतलब क्या? 4 वर्ड। क्या देख रहे हो? खुद से बोलो। एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस, रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज। क्लियर? 4। फर्स्ट होगा फ्रेंड्स एडवाइस। का मतलब किसी को एडवाइस करना कि लेटर से कोई भी एडवाइस कर सकते हो। लीगल एडवाइस अब मांगने के लिए जाते हैं ना कभी कभी लीगल एडवाइस, तो वो लीगल सर्विसेज में कवर हो जाएगी। मतलब कोई भी एडवाइस इन रिलेशन टू लीगलिटी, इन रिलेशन टू योर ओपिनियन, तो वो हो जाएगा एडवाइस। हम ओपिनियन फॉर्म करने के लिए जाते हैं तो वो हो गया एडवाइस। बाद में कंसल्टेंसी। एग्जाम्पल के तौर पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कंसिडर करें तो सीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो मैंने आपको एडवाइस दी कि आपने मुझे एडवाइस दी। क्लियर? नंबर 2, करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? तो उसके आप मुझे कंसल्टेंसी प्रोवाइड करो कि स्टेप 1 फाउंडेशन, स्टेप 2 इंटर, स्टेप 3 फाइनल, स्टेप 4 खत्म हो गया फाइनल। ओके, तो इन दिस सिनेरियो आप मुझे कंसल्टेंसी प्रोवाइड करोगे सीए कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट आएगा असिस्टेंस। कोई भी जगह में मैं अटक जाता हूं तो उसके लिए आप मुझे सपोर्ट करोगे। कौन से लॉ में? इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ, इन एनी मैनर। मतलब यहां पे एनी ब्रांच ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ? कंपनी लॉ भी आ गया, जीएसटी भी आ गया, लेटर से कोई भी और इंडायरेक्ट कस्टम्स भी आ गया, इनकम टैक्स भी आ गया। अरे अदर कौन
लॉ भी आ गया, इट इज लीगल सर्विसेज, मतलब क्रिमिनल लॉज भी आ गए, सिविल लॉज भी आ गए, कोई भी ब्रांच ऑफ लॉ क्यों ना हो, इट इज एलिजिबल अवेलेबल फॉर व्हाट, एग्जाम्पशन। 3 हो गई, एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस। लास्ट आएगा, इट इज इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज? फ्रेंड्स, जब मुझे कोर्ट में अपेयर होना है तो मैं अपेयर हो जाऊंगा थ्रू एडवोकेट, मैं डायरेक्टली तो जाके कोर्ट में लड़ नहीं सकूंगा अनलेस अदरवाइज मैं एलिजिबल हूं। फ्रेंड्स, पता चला? तो नॉर्मल एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे जनरली लेटर से जो अपेयर होना होगा कोर्ट में, वो वकील के थ्रू ही अपॉइंट, मतलब वहां पे अपेयर होना होगा, वो मुझे एडवोकेट के थ्रू ही अपेयर होना होगा। तो जो एडवोकेट है, बरोबर समझना, जो मुझे रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो ही इज प्रोवाइडिंग व्हाट, रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज टू मी। ओके, तो इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी। सिंपल वर्ड्स में वो जो मुझे रिप्रेजेंटेशन देगा वो भी लीगल सर्विस में आ जाएगा, उसके लिए भी हमको एलिजिबल अवेलेबल क्या होने वाला है, एग्जाम्पशन। बोलो 4 हो गए, 1 2 3 स्टार्ट। एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस, रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज। बोलो क्लियर? ये एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस एनी ब्रांच ऑफ लॉ हो सकता है, एंड ये रिप्रेजेंटेशन कोर्ट के सामने भी कवर, ट्रिब्यूनल के सामने भी कवर, कोई भी अथॉरिटी के सामने कवर होने वाला है। क्लियर? तो चलो शुरू हो जाओ। हमारा सप्लायर कौन? हमारा सप्लायर होगा पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स और एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट। सिंपल वर्ड्स में अदर एडवोकेट। हमारी सर्विस कौन सी जो एग्जाम्पशन है? लीगल सर्विस। क्लियर? रेडी? चकाचक। अभी देखो, मुझे ऐसा क्वेश्चन आपको पूछना है कि सपोज कोई अदर एडवोकेट है, वो अपनी ऑफिस किसी को रेंट पे देता है। अब समझो, कोई अदर एडवोकेट है जो अपनी ऑफिस किसी को रेंट पे दे रहा है, तो क्या उसको भी एग्जाम्पशन मिलेगा? ना 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 ना, बिकॉज एग्जाम्पशन खाली किस सर्विसेज को है? लीगल सर्विस। मतलब लीगल सर्विस के अलावा कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करे, उसके ऊपर ऑलवेज टैक्सेबिलिटी बनी रहेगी, उसके ऊपर ऑलवेज जीएसटी का आंसर क्या आएगा? यस के नो? यस। क्लियर? चलो शुरू हो जाओ। सप्लायर कौन? फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स और अदर एडवोकेट्स। सर्विस कौन सी? लीगल सर्विस। क्लियर? अभी रेसिपिएंट कौन? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अभी रेसिपिएंट कौन? फ्रेंड्स सुनना केयरफुली। रेसिपिएंट कौन? फर्स्ट रेसिपिएंट हमारा होने जाने वाला है, इट इज फ्रेंड्स एडवोकेट और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस। रिपीट करता हूं, रेसिपिएंट कौन? एडवोकेट और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस। सिंपल वर्ड्स में, एक पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स एडवोकेट को सर्विसेज प्रोवाइड करे कि फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करे? एग्जाम, लीगल सर्विस होनी चाहिए। अब जो भी बात करेंगे लीगल सर्विस की होगी, एग्जाम उसके ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। एक और बात पहले से बताई दूं फ्रेंड्स, आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, जो सप्लायर में कवर्ड है ना, वो देखो अदर एडवोकेट कवर्ड है। अब चिंता ना करो, सीनियर एडवोकेट को क्लॉज सी में कवर किया है, एंट्री नंबर 45C में कवर किया है। यहां पे चेक करो, इट इज एंट्री नंबर 45C, जिसमें सीनियर एडवोकेट को कवर किया गया है। इट इज फ्रेंड्स एंट्री नंबर 45C, जिसमें आप चेक कर सकते हो सीनियर एडवोकेट को कवर किया है। क्लियर? मतलब वो टैक्सेबल है ऐसा नहीं है, उसका एग्जाम्पशन हम सी क्लॉज में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। क्लियर? चलो अभी देखो, मेरा क्वेश्चन क्या है कि सप्लायर में कौन कवर्ड है? अदर एडवोकेट्स। मतलब सीनियर यहां पे नहीं कवर्ड है, मतलब वो टैक्सेबल है ऐसा नहीं है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एग्जाम्पशन में कोई भी कंटेंट कवर नहीं होगा तो उसके ऊपर जीएसटी, यस करना, एब्सोल्युटली यस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। बट यहां पे इट इज नॉट द केस। यहां पे अदर एडवोकेट भले 45B में कवर्ड हो, मतलब सीनियर एग्जाम्पशन में नहीं कवर्ड है, ऐसा बोलना गलत है, बिकॉज सीनियर एडवोकेट कहां पे कवर हो जाएगा? इन रिलेशन टू सी क्लॉज, व्हिच इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीनियर एडवोकेट। क्लियर? सिंपल वर्ड्स में यहां पे दो सप्लायर, एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स, एक अदर एडवोकेट्स। बोलो प्रोवाइडिंग सर्विसेज कौन सी? लीगल सर्विस। ओके, नंबर नेक्स्ट, रेसिपिएंट चेक करो फ्रेंड्स। यहां पे जो वर्ड इस्तेमाल किया है ना मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहां पे जो वर्ड इस्तेमाल किया है ना वो है एडवोकेट। का मतलब इस एडवोकेट में फ्रेंड्स अदर एडवोकेट भी आ गया, इस एडवोकेट में सीनियर एडवोकेट भी आ गया। अरे बाप रे, पता चला क्या हो गया? इस एडवोकेट में जो रेसिपिएंट यहां पे है उसमें अदर एडवोकेट भी आ गया, उसमें सीनियर एडवोकेट भी कवर होने वाला है और हो जाता है। मेरा क्वेश्चन आपको ये है, पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स। फ्रेंड्स आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है, बरोबर समझ लेंगे तो कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सख्त आपका कंसंट्रेशन यहां पे, एक्सक्लूसिव यहां पे ध्यान। हमारे दो सप्लायर, एक पहले बात कर लेते हैं पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स। रेसिपिएंट 3, एक सीनियर एडवोकेट, एक अदर एडवोकेट, एक पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स। लिख दो फ्रेंड्स आपके लिए, एकदम ईजी हो जाएगा। देखो कवर करने ही वाले हैं हम उसको बाद में, चलो यहां पे लिख देता हूं। देखो फ्रेंड्स, हमारे सप्लायर कौन? हमारे जो सप्लायर है फ्रेंड्स
वो दो सप्लायर है, वन इज हुम, पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स, प्लीज बरोबर समझना, कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होना चाहिए। सेकंड इज फ्रेंड्स अदर एडवोकेट्स। मैं खाली फर्स्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं फ्रेंड्स, रेसिपिएंट वाला, उसमें रेसिपिएंट 3 रेसिपिएंट्स कवर्ड है। फर्स्ट चेक करो तो फ्रेंड्स पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स, सेकंड जो कवर्ड होगा इट इज फ्रेंड्स सीनियर एडवोकेट्स, एंड लास्ट में जो कवर्ड होगा इट इज फ्रेंड्स अदर एडवोकेट्स। बोलो क्लियर, डन, एकदम चकाचक, रेडी, चलो शुरू हो जाओ। पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स, पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करें, एग्जाम सर्विस लीगल की बात कर रहा हूं मैं। आप ऑब्वियसली एक अजम्पशन समझ लेना, जब मैं एग्जामिनेशन की बात करूंगा वो ऑलवेज लीगल सर्विस होगी, बिकॉज उस सर्विस के ऊपर ही खाली क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स, हमको एग्जामिनेशन। ओके, तो पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स, पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करें, एग्जाम्ड। पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट को सर्विसेज प्रोवाइड करें, एग्जाम्ड। पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स, अदर एडवोकेट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करें, वो भी एग्जाम, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। सिमिलरली जो अदर एडवोकेट है वो फ्रेंड्स पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करें, एग्जाम्ड। अदर एडवोकेट्स है वो सीनियर एडवोकेट को सर्विसेज प्रोवाइड करें, एग्जाम्ड। अदर एडवोकेट्स है वो अदर एडवोकेट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करें, एग्जाम्ड। इस चीज के ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। आई थिंक होपफुली सब कुछ आपको पता चला। दो सप्लायर है, एक पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स, सेकंड होगा अदर एडवोकेट्स। लीगल सर्विस हो, फर्स्ट रेसिपिएंट में कौन होगा, अदर एडवोकेट, पार्टनरशिप ऑफ एडवोकेट्स एंड सीनियर एडवोकेट्स। सारे यहां पे जो भी रेसिपिएंट्स मैंने लिखे हैं उसके ऊपर आपको क्या मिलने वाला है, एग्जाम्पशन। सिंपल वर्ड्स में ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज यहां पे रेसिपिएंट में आप चेक करो, रेसिपिएंट में उन लोगों ने क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इट इज जस्ट वर्ड एडवोकेट का मतलब रेसिपिएंट एडवोकेट होगा, मे बी सीनियर, मे बी अदर, एग्जाम्पशन अवेलेबल होने वाला है। एंड नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो, इट इज जस्ट पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स। यहां पे आपके जो भी पार्टनर्स होंगे वो सीनियर एडवोकेट्स भी हो सकते हैं, वो तो आगे भी डिस्कशन हमने कर लिया था फ्रेंड्स। आई थिंक सब कुछ हमारे मन में भी क्लियर है। चलो शुरू करते हैं। एंट्री नंबर 45B, बोलो सप्लायर कौन, जितनी बार बोलो उतनी बार मगज एकदम यहाँ पे ध्यान, सख्त ध्यान फिट हो जाना चाहिए फ्रेंड्स हमारे मन में कंटेंट। चलो शुरू हो जाओ। हमारा सप्लायर कौन, अदर एडवोकेट्स और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स। सर्विस कौन सी, लीगल सर्विस। रेसिपिएंट कौन, फर्स्ट है पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स और एडवोकेट्स, सिंपल वर्ड्स में एडवोकेट्स और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग व्हाट, लीगल सर्विस, जिसको क्या मिलने वाला है, एग्जाम्पशन। नंबर 2 की बात करें, इट इज फ्रेंड्स पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बरोबर ध्यान देना। पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, जिसको क्या मिलने वाला है, एग्जाम्पशन, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो फ्रेंड्स आपको विल बनवाना था। आपके पास एक छोटा सा कैलसी था जो आपने अपने सीए फाइनल में एग्जामिनेशन में यूज किया था। वो कैलसी आप अपने लेटर से डॉटर को, आप अपने चाइल्ड को आप विल में देना चाहते थे, बिकॉज आपके पास वही चीज थी फ्रेंड्स विल में देने जैसी। तो आप एडवोकेट के पास गए, जरा विल बना के दो ना, ओके। तो फ्रेंड्स वो आपको जो विल बना के देंगे तो दे एज ए एडवोकेट आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यू। तो यू आर व्हाट, नॉट रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ in a business capacity, you are representing yourself as a person other than business entity. Getting my point? You at yourself is not representing as a business entity, you are representing yourself as a person other than business entity, because आप विल बनवाने के लिए गए, ऐसे गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करवाने के लिए गए, आप आपके डिवोर्स केस के लिए गए, आप एग्जांपल के तौर पे, अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो आपके साथ, बट सपोज एग्जांपल के तौर पे आप गए, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ एज अ पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। मतलब एज अ बिजनेस एंटिटी में नहीं जाता हूं, अदर देन बिजनेस जाता हूं, तो भी उसके ऊपर एग्जाम्पशन है, उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बोलो क्लियर, शुरू एकदम हो जाओ। रेसिपिएंट 2 हमने कवर किए, फर्स्ट वाज एडवोकेट्स और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स, सेकंड इज व्हाट, पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, एग्जाम्पशन है, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, एकदम ध्यान से फ्रेंड्स। मैं जब बोलूं अमेंडमेंट चौकन्ना हो जाने का, बिकॉज एग्जाम पर्सपेक्टिव वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। क्लियर, चलो थर्ड, बिजनेस एंटिटी having turnover up to exemption limit of registration, up to, it is friends, exemption limit of registration in preceding financial year। क्या हो गया ये समझने का ट्राई करते हैं फ्रेंड्स। शायद आपको पता होगा हमारे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट है, रेफरेंस आता है फ्रेंड्स यहाँ पे, इट इज सेक्शन 22 अगेन ऑफ CGST एक्ट 2017, जो क्या कहता है कि
सेक्शन 22 इज लायबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो फ्रेंड्स आपका एक्चुअल टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, आपका एक्चुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करेगा, जो आपका एक्चुअल टर्नओवर आपके थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करेगा, तो यू विल बिकम व्हाट, लायबल फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, रजिस्ट्रेशन। आप हो जाएंगे फ्रेंड्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मेरा कहना क्या है पता है आपको, तो ऐसी थ्रेशोल्ड लिमिट कौन सी है, तो फ्रेंड्स हमारे पास 3 थ्रेशोल्ड लिमिट्स है, मोस्टली आपको पता होगा, सॉरी फ्रेंड्स मोस्टली आपको पता होगा, हमारे पास 3 थ्रेशोल्ड लिमिट्स है। फर्स्ट इज फ्रेंड्स 10 lakhs, देन इज फ्रेंड्स 20 lakhs एंड लास्ट इज 40 lakhs। हमारे पास 3 ऐसे थ्रेशोल्ड लिमिट अवेलेबल है। कौन से केस में कौन सी लिमिट हमारे पास अवेलेबल है, आओ जरा चेक करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट हमारे पास 4 स्टेट्स है, बरोबर समझना फ्रेंड्स। फर्स्ट हमारे पास 4 स्टेट्स है, उस 4 स्टेट्स में आपकी लिमिट होने वाली है, इट इज रुपीज फ्रेंड्स 10 lakhs। 4 स्टेट्स में हमारी लिमिट कितनी होने वाली है, 10 lakhs। कौन से ऐसे 4 स्टेट्स है, जरा चेक करो। मणिपुर, मणिनगर नहीं है फ्रेंड्स, ये मणिपुर है। अहमदाबाद में मणिनगर एक एरिया है, तो वो मणिनगर की बात नहीं हो रही है, मणिपुर है जो एक स्टेट है फ्रेंड्स हमारे पास पे। नेक्स्ट आएगा मिजोरम, नेक्स्ट आएगा नागालैंड, लास्ट होगा त्रिपुरा। इस 4 स्टेट्स में आप गुड्स का सप्लाई करते हो कि सर्विस का सप्लाई करते हो, फर्क ही नहीं पड़ता। इस 4 स्टेट्स में कौन से मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इस 4 स्टेट्स में आपकी जो लिमिट एप्लीकेबल होगी फ्रेंड्स वो होने वाली है 10 lakhs। चेक करो, स्टेट्स विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 lakhs फॉर बोथ गुड्स एज वेल एज व्हाट, सर्विसेज। तो फ्रेंड्स इस 4 स्टेट्स में आपको 40 lakhs की लिमिट एप्लीकेबल होगी। यहां पे 40 लाख के ऊपर आपका टर्नओवर हो गया, आप हो जाएंगे लायबल फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स नेक्स्ट आएगा 6 स्टेट्स के बारे में। 2 स्टेट्स नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा करके कोई मूवी हम डिस्प्ले नहीं करने वाले, विच इज 2 स्टेट्स। इट इज नॉट लाइक दैट, वी हैव 4 स्टेट्स, 6 स्टेट्स, अदर स्टेट्स, ऐसा हमारे वहां पे रूल है फ्रेंड्स। इट इज 6 स्टेट्स। कौन से 6 स्टेट्स वो डिस्कशन करना शुरू करें उसके पहले आपको बता दूं वहां पे लिमिट कितनी है फ्रेंड्स, इट इज 20 लाख। सिंपल वर्ड्स में वहां पे आप सप्लाई करते हो, गुड्स का सप्लाई करते हो कि सर्विस का सप्लाई करते हो, लीस्ट कंसेंट है, उस 6 स्टेट्स में आपकी लिमिट कितनी एप्लीकेबल हो जाएगी, 20 लाख। ऐसे 6 कौन से स्टेट्स है जरा चेक करो। फर्स्ट है फ्रेंड्स उसमें अरुणाचल प्रदेश, नेक्स्ट मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना। तो ये इंक्लूडिंग मतलब ये हमारा यूनियन टेरिटरी हो गया, मतलब स्टेट्स इंक्लूडिंग यूटी ऑल्सो। तो इस 6 चीज में वापस मैं रिपीट कर देता हूं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना, यहां पे लिमिट कितनी हो जाएगी, 20 lakhs। चेक करो, स्टेट्स विद थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 lakhs फॉर बोथ गुड्स एज वेल एज व्हाट, सर्विसेज। मतलब इस 6 स्टेट्स में आपकी लिमिट कितनी हो जाने वाली है, ₹20 lakhs। ये थ्रेशोल्ड लिमिट है। जैसे आपका टर्नओवर, एक्चुअल टर्नओवर इस लिमिट्स को क्रॉस करेगा, यू विल बिकम व्हाट, लायबल फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, रजिस्ट्रेशन। क्लियर, एकदम सिंपल। चलो शुरू हो जाओ। 4 स्टेट्स में 10 लाख की लिमिट गुड्स का सप्लाई हो के सर्विस का सप्लाई हो, 6 स्टेट्स में 20 lakhs की लिमिट गुड्स का सप्लाई हो के सर्विस का सप्लाई। फ्रेंड्स जो रिमेनिंग स्टेट्स होंगे हमारे पे कौन से रिमेनिंग स्टेट्स है, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा याद रखो, ऑल अदर स्टेट्स। 10 कम थे तो और स्टेट्स के नाम याद रखे, बरोबर है। अदर स्टेट्स में हम सब कुछ कवर कर लेंगे फ्रेंड्स। अब जो अदर स्टेट्स की बात आएगी ना फ्रेंड्स, बरोबर समझना प्लीज। जब फ्रेंड्स बात आएगी अदर स्टेट्स की, फ्रेंड्स इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो खाली गुड्स का सप्लाई है, जो खाली सर्विसेज का सप्लाई है, जो गुड्स प्लस सर्विस का सप्लाई साइमल्टेनियस है। मैं रिपीट करता हूं, खाली गुड्स का सप्लाई होगा तो आपकी लिमिट हाईएस्ट लिमिट होगी जो कितनी होने वाली है, 40 lakhs। जो फ्रेंड सर्विसेज का सप्लाई होगा लिमिट होगी 20 lakhs। जो गुड्स प्लस सर्विस का सप्लाई होगा लिमिट कितनी हो जाएगी, 20 lakhs। मतलब अदर स्टेट्स में 3 लिमिट्स हमारे पास अवेलेबल, खाली गुड्स का सप्लाई 40 lakhs की लिमिट, खाली सर्विसेज का सप्लाई 20 lakhs की लिमिट, गुड्स प्लस सर्विसेज का सप्लाई लिमिट कितनी होने वाली है, 20 lakhs। क्लियर, रेडी, चलो चेक करो। स्टेट्स विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 lakhs फॉर सर्विसेज, 40 lakhs फॉर गुड्स। मतलब खाली सर्विसेज हो 20 lakhs, खाली गुड्स हो 40 lakhs। अब चेक करो, पर्सन एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स होगा, एक्सक्लूसिव गुड्स होगा तो 40 lakhs। बाकी कितनी लिमिट एप्लीकेबल होने वाली है, 20 lakhs। मतलब 2 केस में 20 lakhs की लिमिट एप्लीकेबल होगी, एक सर्विसेज, एक गुड्स प्लस सर्विसेज। तो फ्रेंड्स हमारे पास 3 थ्रेशोल्ड लिमिट हो गए। 4 स्टेट में आपका सप्लाई होगा 10 lakhs की लिमिट, 6 स्टेट्स में आपका सप्लाई होगा 20 lakhs की लिमिट, एंड बाकी अदर स्टेट्स में होगा गुड्स का सप्लाई होगा तो 40 lakhs की लिमिट, बाकी सर्विस होगा गुड्स प्लस सर्विस और 20 lakhs की लिमिट हमको एप्लीकेबल अवेलेबल होने वाली है। इतना क्लियर, मगज में फिट। चलो अब आगे डिस्कशन शुरू करते हैं। अभी फ्रेंड्स देखो क्या हुआ, थर्ड हमारा जो रेसिपेंट है वो क्या है, थोड़ा रेफरेंस लिया हमने रजिस्ट्रेशन का, बाद में अभी वापस यहाँ पे आ जाते हैं। अभी देखो ये है फ्रेंड्स हमारा रेसिपेंट बिजनेस एंटिटी, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा, बाद में टाटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके, अभी समझो, हैविंग टर्नओवर, पहले तो कौन सा ईयर का टर्नओवर चेक करना है, इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इस साल का एग्जाम्पशन अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, वो इस साल का टर्नओवर नक्की नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर में।
पता चला। इस साल में एग्जाम्पशन अवेलेबल होगा कि नहीं होगा वो ये साल नक्की नहीं करेगा। वो कौन नक्की करेगा? ऐसा कौन सा डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा? इट वुड बी टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर। आपके टर्नओवर में क्या डेटा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा इस साल में आपकी ये सर्विस के ऊपर एग्जाम्पशन अवेलेबल होने वाला है कि होने वाला नहीं है। चेक करो क्या लिखा है, अप टू एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब जो आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है, बरोबर समझना, जो आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है, जो आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर एग्जाम्पशन लिमिट तक है। अरे सर कौन सी एग्जाम्पशन लिमिट? अरे अभी डिस्कस की वो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, अलग अलग जो 3 लिमिट्स हमारे पास अवेलेबल है। जो आपका एक्चुअल टर्नओवर यहां तक रहता है, जो आपका एक्चुअल टर्नओवर 10 लाख तक है, 20 लाख तक है, 40 लाख तक है, इन दिस सिनेरियो यू आर एग्जैम्प्ट योर सर्विसेज एज अ बिजनेस एंटिटी, लीगल सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम अदर एडवोकेट्स और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स इज एग्जाम। उसके ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। आई थिंक होपफुली सब कुछ पता चला फ्रेंड्स, क्लियर। अभी देखो शायद किसी के मन में ऐसा भी डाउट आता हो कि सर मेरा तो ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है, 3 एस्टेब्लिशमेंट्स है, एक मेरा एस्टेब्लिशमेंट मणिपुर में है, एक अरुणाचल प्रदेश में है, एक आसाम में है, लिमिट कौन सी एप्लीकेबल होगी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिमिट आपकी जो लीस्ट होगी ना वो एप्लीकेबल होगी विच इज 10 लाख। पता चला, तीनों स्टेट्स में आपके एस्टेब्लिशमेंट होगा, 2 स्टेट्स में आपके एस्टेब्लिशमेंट हो, तो जो लीस्ट लिमिट होगी वो आपको एप्लीकेबल अवेलेबल होने वाली है। सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे जो रेसिपिएंट है वो कौन होगा? बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा, एग्जाम, उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। रेडी? एकदम चकाचक। चलो शुरू हो जाओ। सप्लायर कौन? अदर एडवोकेट्स और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स। सर्विस कौन सी? लीगल सर्विस। रेसिपिएंट कौन? एडवोकेट और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स। मैं रिपीट करता हूं, यहां पे एडवोकेट सीनियर भी आ गया, अदर भी आ गया। नंबर 2 पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, एंड थर्ड होगा बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर अप टू एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। क्वेश्चन हमारे मन में ऐसा आएगा, और उसके पहले मैं आपको बता दूं एग्जाम्पशन में जितना कवर्ड है, जो कंटेंट है वो ही एग्जाम, उसके ऊपर आंसर क्या आएगा? नो जीएसटी। बाकी सबके ऊपर जीएसटी यस के नो? एब्सोल्युटली यस। उसके ऊपर हम ऑलवेज जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। मैं रिपीट करता हूं, जो कंटेंट हमारे एंट्रीज में कवर्ड है मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो ही एग्जाम जिसके ऊपर जीएसटी लगने वाला नहीं है। जो कंटेंट कवर नहीं होगा उसके ऊपर एब्सोल्युटली जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली है। बोलो मेरे मन में क्या चल रहा है, आप आइडेंटिफाई करने का ट्राई करो। क्या कवर्ड नहीं है? ऐसा बिजनेस कवर्ड नहीं है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है, एग्जाम्पशन लिमिट को क्रॉस करता है, वो एग्जाम्पशन में कवर नहीं होगा, तो उसके ऊपर जीएसटी यस के नो? एब्सोल्युटली यस। उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले है। पता चला? वापस एक बार, ऐसा बिजनेस एंटिटी जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है, जो एग्जाम्पशन लिमिट अवेलेबल है फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसको क्रॉस करता है, उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है विथ, बहुत इंपॉर्टेंट, जबरदस्त इंपॉर्टेंट, विथ पेमेंट स्कीम ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी विल बी द पर्सन रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स। पहले भी बताया था, आज वापस एक बार बता रहा हूं, हमारा जो भी लेक्चर्स हम कंटेंट डिलीवर करेंगे वो खाली एग्जाम्पशन के लेक्चर में एग्जाम्पशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा। जैसे एडवोकेट में हम रेफरेंस लेके आते हैं एजुकेशन का, एडवोकेट्स एक्ट 1961, अप्रेंटिस एक्ट 1961। ओके, सिमिलरली फ्रेंड्स हम जब बात करेंगे एडवोकेट्स के बारे में तो सारा कंटेंट आप देखो, अभी रेफरेंस आया रजिस्ट्रेशन का, मैं ऐसा नहीं बोल सकता एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन देख लेना। अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी समझानी, एग्जैक्ट कंटेंट आपके मन में क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पॉइंट नंबर 2, जब भी पेमेंट स्कीम की बात आएगी जहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होगा उसको यहां पे हम कनेक्ट कर देंगे। बाद में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, बट क्या बताऊंगा, ओह एग्जाम्पशन में कवर्ड है, ओह एग्जाम्पशन में कवर्ड है, बट वो लिस्ट हमारे पास अवेलेबल होगा। पता चला? डन। तो इन दिस सिनेरियो जहां जहां पे भी पेमेंट स्कीम आएगी आरसीएम मैं कनेक्ट करता जाऊंगा, जिससे वहां पे आपको भी शांति, मुझे भी शांति, एंड वहां पे थोड़ा इन डेप्थ कवर करना हो ना तो हमको दिक्कत ना पड़े फ्रेंड्स। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। सप्लायर कौन? पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स और अदर एडवोकेट्स। बोलो सर्विस कौन सी? लीगल सर्विस। रेसिपिएंट कौन? फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स और एडवोकेट्स, मतलब सॉरी एडवोकेट्स और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज। नंबर 2 पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, एंड थर्ड होगा बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर अप टू एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एग्जाम जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। जो ऐसा कोई बिजनेस एंटिटी होगा जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्जाम्पशन लिमिट को क्रॉस करता है उसमें जीएसटी एब्सोल्युटली यस विद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर? जहां पे रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी विल बी द पर्सन रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स। बोल आगे बढ़े, चकाचक, एकदम रेडी। ओके, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ के हम आगे डिस्कशन करेंगे। देखना फ्रेंड्स, आपका ध्यान थोड़ा रिक्वायर्ड है, ज्यादा रिक्वायर्ड है, एकदम रिक्वायर्ड है। फ्रेंड्स बिजनेस एंटिटी
जिसके हम यहाँ पे एग्जाम्पशन में बात कर रहे हैं, उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर, सपोज उसका गुजरात में सप्लाई था 5 लाख का सप्लाई था, खाली 5 लाख का सप्लाई था, मतलब लिमिट 20 लाख हो तो भी उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता नहीं है। मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान सख्त रिक्वायर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना। फ्रेंड्स, बिजनेस एंटिटी है जिसका गुजरात में है, जिसका एक्चुअल टर्नओवर 5 लाख रुपीज है, तो एज सच दे आर नॉट लायबल फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन बिकॉज लिमिट तक उनका टर्नओवर है। बट फ्रेंड्स, उन्होंने वॉलंटरीली ऑप्टेन कर दिया है रजिस्ट्रेशन। दैट बिजनेस एंटिटी हैज वॉलंटरीली अप्लाइड फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन। टर्नओवर लिमिट में है, आप समझो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, टर्नओवर उसका लिमिट तक है, टर्नओवर 5 लाख ही है, टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस नहीं करता है, टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस नहीं करता है, टर्नओवर अप टू एग्जाम्पशन लिमिट ही है, बट वॉलंटरीली ऑप्टेन कर दिया है रजिस्ट्रेशन। सर कोई वॉलंटरी थोड़ी करवाए, अरे करवाए, आईटीसी मिले उसके लिए कौन वॉलंटरी ना करवाए। नंबर 2, चलो वॉलंटरी तो सेकेंडरी मैटर हो गई, उसने इंटरस्टेट सप्लाई किया है गुड्स का, उसने इंटरस्टेट सप्लाई किया है गुड्स का, इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर मुझे कंपल्सरी क्या ऑप्टेन करना होगा, रजिस्ट्रेशन। पता चला, इफ आई एम मेकिंग अ सिंगल रुपी ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, आई एम कंपल्सरी लायबल फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन। मेरा टर्नओवर तो अभी 5 लाख ही है, पर 50 रुपए का इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया था गुड्स का, राजस्थान भेज दिए थे, गुजरात से गोवा गुड्स भेज दिए थे, तो मुझे कंपल्सरी क्या ऑप्टेन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। सिंपल वर्ड्स में, आई एम अ बिजनेस एंटिटी विद अ टर्नओवर अप टू एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बट आई एम रजिस्टर्ड। मेरा टर्नओवर बोले लिमिट तक हो, बट मैं रजिस्टर्ड हूं। बोलो उनको एग्जाम्पशन अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। पता चला क्वेश्चन। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, लिमिट तक ही है टर्नओवर बट स्टेटस रजिस्टर्ड है, मेरे पास GSTIN है एज अ बिजनेस एंटिटी, तो क्या उसको एग्जाम्पशन अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। लॉ कहता है वो भी एग्जम्प्ट ही रहेगा, GST लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, बिकॉज आपको क्या चेक करना है, डिटरमाइनिंग फैक्टर इज नॉट योर स्टेटस एज अ रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, डिटरमाइनिंग फैक्टर इज योर टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इफ इट इज अप टू एग्जाम्पशन लिमिट, you are not liable to pay tax. If it is exceeding exemption limit of registration, you are liable with reverse charge mechanism. I think समझ में आया। Determining factor is not your status to be R के you are registered के unregistered, आपको चेक करना है turnover, because law में क्या लिखा है, business entity having turnover, ऐसा नहीं लिखा registered business entity के unregistered business entity. If your business entity maybe R maybe you are having turnover up to exemption limit of registration in preceding financial year, you are absolutely exempt, not liable subject to GST. क्लियर, चकाचक, आगे बढ़े। चलो लास्ट, हमारा सप्लायर सर्विसेज प्रोवाइड करता है CG, SG, UT, ला, गा, गी, एग्जाम। अब बस एक बार जीएस लगने जरूरत पड़ने वाली नहीं है। रेसिपिएंट कौन कौन होंगे, शुरू हो जाओ, 1 2 3 गो, CG, SG, UT, ला, गा, गी। वापस एक बार 1 2 3 गो, CG, SG, UT, ला, गा, गी। वापस एक बार एग्जाम। उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। CG सेंट्रल गवर्नमेंट, SG स्टेट गवर्नमेंट, UT यूनियन टेरिटरी, LA लोकल अथॉरिटी, GA गवर्नमेंटल अथॉरिटी, GE गवर्नमेंटल एंटिटी। ये सारे टर्म्स के मतलब हम गवर्नमेंट कैटेगरी में डिस्कस करेंगे, अभी उसकी माथाकूट हमको यहाँ पे नहीं करने, बिकॉज एक एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गा का मतलब समझाने के लिए जाऊंगा तो उसके लिए मुझे आर्टिकल समझाना पड़ेगा, आर्टिकल 243W, आर्टिकल 243G। ये गी का मतलब समझाने के लिए वापस एक बार मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन मतलब सॉरी गवर्नमेंट कैटेगरी का। तो फ्रेंड्स वो थोड़ा साइड ट्रैक हो जाएगा, उससे बेटर अभी हम यहाँ पे नाम याद रख लेते हैं और उसका कंटेंट, उसका मतलब क्या होता है वो हम आगे जाके डिस्कस करने ही वाले हैं, तो यहाँ पे उसका डिस्कसिंग का कोई पॉइंट रहता नहीं। चलो शुरू करो। रेसिपिएंट कौन, लास्ट 1 2 3 गो, CG, SG, UT, ला, गा, गी। एग्जाम उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर, पूरी एंट्री हमारी खत्म हुई। एंट्री नंबर 45B, ए बाकी है, सी बाकी है, बोलो क्लियर। बी को खाली हमने कंक्लूड किया। शुरू करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। सप्लायर कौन, सप्लायर हमारा होगा एडवोकेट और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स, बरोबर समझना, सॉरी अदर एडवोकेट्स और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स। सर्विसेज कौन सी, लीगल सर्विस। रेसिपिएंट कौन, रेसिपिएंट हमारा होगा एडवोकेट और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स। नंबर 2, पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर अप टू एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एंड लास्ट होगा CG, SG, UT, ला, गा, गी। एग्जाम उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। यहाँ पे ऐसा बिजनेस होगा जिसका लास्ट का टर्नओवर एक्सीड करता होगा एग्जाम्पशन लिमिट से ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर GST absolutely yes with reverse charge mechanism जहां पे recipient business entity will be the person required to make payment of tax। रेडी, चकाचक, आगे बढ़ू। चलो इतना पहले एक बार रीड कर लेते हैं 45B, बाद में लाइफ में आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ फटाफट। एंटर नंबर 45B, ध्यान से प्लीज। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स। तो हमारा सप्लायर कौन, इट इज फ्रेंड्स फर्म ऑफ एडवोकेट्स
इट इज पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स। मैं दो बात वापस एक बार रिपीट कर दूं, यहाँ पे सीए प्लस एडवोकेट सीए प्लस एडवोकेट प्लस सीएस ने मिलकर बनाई है पार्टनरशिप, वो एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स, एलिजिबल नहीं है रादर। ओके, नंबर 2, यहाँ पे जो फ्रेंड्स एडवोकेट्स है वो सीनियर पार्टनर्स भी हो सकते हैं, उसमें चिंता करने की जरूरत, मतलब सीनियर एडवोकेट्स भी यहाँ पे पार्टनर हो सकते हैं, वो भी एलिजिबल ही होंगे फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। और पहले लिख दो अदर एडवोकेट, इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट, मतलब इंडिविजुअल एडवोकेट की बात हो रही है, बट अदर देन सीनियर एडवोकेट, मतलब सीनियर एडवोकेट के अलावा जो अदर एडवोकेट्स के उसको यहाँ पे एग्जामिनेशन पर्पस के लिए क्लॉज बी में कवर किया है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट, बाय वे ऑफ सर्विस कौन सी, लीगल सर्विस। जो एग्जामिनेशन मिला है वो लीगल सर्विसेज को अवेलेबल हुआ है, जो लीगल सर्विस है उसके ऊपर एग्जामिनेशन, जो लीगल सर्विस है वो यहाँ पे एग्जामिनेशन में कवर होने वाली है। टू रेसिपिएंट कौन, तो ये 4 लोग हैं जो हमारे वहां पे कौन बनने वाले हैं फ्रेंड्स, रेसिपिएंट। रजिस्टर्ड नहीं है, आर का मतलब यहां पे रेसिपिएंट। चेक करो कौन, एडवोकेट, यहां पे ऐसा नहीं लिखा, मैं रिपीट करूंगा, यहां पे ऐसा नहीं लिखा कि अदर एडवोकेट के सीनियर एडवोकेट के अदर एडवोकेट के सीनियर एडवोकेट, क्लियर। यहां पे मतलब जो भी एडवोकेट कवर्ड है वो अदर भी कवर्ड है, सीनियर भी कवर होने वाले हैं। और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग व्हाट, लीगल सर्विस, क्लियर। रेसिपिएंट फर्स्ट कौन, एडवोकेट्स और फर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस। नेक्स्ट चेक करो, पर्सन अदर देन अ बिजनेस एंटिटी, आप पर्सनल कैपेसिटी में विल करवाने के लिए गए, गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करवाने के लिए गए, डिवोर्स के लिए गए, शादी के लिए गए, तो ये सब सारे केस में यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ एज अ पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, एग्जैक्ट उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। थर्ड चेक करो, अ बिजनेस एंटिटी, मतलब ये जो क्लॉज है वो बिजनेस एंटिटी को एप्लीकेबल होने वाला है with aggregate turnover up to such amount, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, बरोबर समझने का ट्राई करो। such amount in preceding financial year का मतलब जो बात हो रही है वो preceding financial year की बात हो रही है, as makes it eligible for exemption from registration under CGST Act 2017। सिंपल वर्ड्स में ऐसी अमाउंट preceding financial में आपकी होनी चाहिए जो आपको एलिजिबल करेगा फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। मैं रिपीट करूंगा, बाद में मैं बताऊंगा कि मैंने ये वर्ड्स कंक्लूड कैसे किए। रिपीट करता हूं, एज अ बिजनेस एंटिटी आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो अमाउंट तक का होना चाहिए जो आपको एलिजिबल करेगा फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन में से एग्जेम्पशन मिले वहां तक आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। तो सिंपल वर्ड्स में मैंने उसको कंक्लूड कर दिया, विच इज टर्नओवर अप टू एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इट इज फ्रेंड्स एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बोलो क्लियर, चकाचक। जो एक्सीड कर देता है इट इज टैक्सेबल विद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसी में कहां पे कवर्ड है वो डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स। एंड लास्ट होगा जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, इट इज CGST लगागे, तो उसके ऊपर आपको एग्जामिनेशन अवेलेबल होने वाला है। चेक कर लो, लास्ट पॉइंट आपको मिलेगा CGST लगागी, एग्जैक्ट उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। होपफुली सब कुछ हमारे मन में क्लियर है फ्रेंड्स, क्लियर। आओ जरा चेक करते हैं नेक्स्ट हमारी एंट्री 45C। बाद में आरसीएम पढ़ेंगे बिकॉज दोनों का कनेक्टेड पॉइंट है। आरसीएम अभी पढ़ लूंगा तो पता नहीं चलेगा कि सीनियर एडवोकेट वहां पे कैसे कवर हुआ, तो आरसीएम बाद में पढ़ता हूं, चिंता ना करो। आरसीएम है, देखना हो तो देख लो फ्रेंड्स। देखो इट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यहाँ पे कवर्ड ही है, अब उसकी चिंता ना करो। चलो नेक्स्ट आएगा हमारे पास सीनियर एडवोकेट एंट्री 45C, बरोबर समझो फ्रेंड्स। नेक्स्ट एंट्री इज एंट्री 45C। उसमें सप्लायर कौन, अभी रिलेटिवली बहुत इजी लगेगा फ्रेंड्स आपको, बिकॉज मेजर डिस्कशन हमने आगे यहां पे ऊपर ही किया हुआ है, विच इज फ्रेंड्स एंट्री नंबर 45B। नेक्स्ट इज एंट्री नंबर 45C। यहां पे सप्लायर कौन फ्रेंड्स, यहां पे आपका सप्लायर होगा सीनियर एडवोकेट। तो सर सीनियर एडवोकेट से भरी हुई पार्टनरशिप फर्म हो तो, अरे ऊपर कवर्ड ही है मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट डी क्लॉज में, पता चला फर्म हो तो ऊपर कवर्ड ही है। हाँ एक बात बता दूं, ये जो पार्टनरशिप फर्म वर्ड बोला ना उसमें एलएलपी भी आ गया। हमारे पास ऐसा सर्कुलर है जीएसटी में कि जहां जहां पे जीएसटी में वर्ड पार्टनरशिप फर्म को इस्तेमाल किया गया हो वहां पे एलएलपी इंक्लूड कर देने का, वहां पे ऑटोमेटिकली एलएलपी इंक्लूड हो जाता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट चेक करो, सीनियर एडवोकेट मतलब जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में सीनियर एडवोकेट होंगे वो यहां पे कवर होने वाले हैं। वापस एक बार, सर्विस कौन सी, लीगल सर्विस। फ्रेंड्स बहुत इजी होगा ये सब आपके लिए बिकॉज इन डेप्थ डिस्कशन हमने आगे कर लिया है। सर्विस कौन सी, लीगल सर्विस। एंड फ्रेंड्स आपका रेसिपिएंट कौन होंगे फ्रेंड्स, वो भी सारे डिस्कस कर दिए हैं। कौन से मिसिंग है, कौन से ऐड हुए हैं वो आपको चेक करने हैं। क्लियर। फर्स्ट रेसिपिएंट कौन, फर्स्ट रेसिपिएंट होगा पर्सन
अदर देन बिजनेस एंटिटी, मतलब बिजनेस एंटिटी के अलावा कोई भी पर्सन पर्सनल कैपेसिटी में सीनियर एडवोकेट के पास लीगल सर्विस अवेल करने के लिए जाता है, वो भी एग्जाम, उसको हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं। मतलब आप विल करवाने के लिए, गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करवाने के लिए, आपके डिवोर्स के लिए आप सीनियर एडवोकेट के पास जाते हो तो भी एग्जाम, जाओ, चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। नंबर टू, ये भी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, ऊपर से थर्ड पॉइंट यहां पे नंबर 2 पॉइंट हो जाता है, बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर in preceding financial year which is up to exemption limit of registration. It is friends up to exemption limit of registration. सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं। ऊपर जो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 था पॉइंट नंबर 3 था बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, सेम टू सेम यहाँ पे पॉइंट है, कोई रेसिपिएंट में चेंज नहीं। बिजनेस एंटिटी टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जाओ एग्जाम, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स वापस एक बार वो पॉइंट आएगा कि यहाँ पे बिजनेस एंटिटी ऐसा हो सकता है जो रजिस्टर्ड हो। क्राइटेरिया आपको नहीं चेक करना है कि रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है, क्राइटेरिया क्या चेक करना है, टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू एग्जम्पशन लिमिट है कि एक्सीडिंग एग्जम्पशन लिमिट है ऑफ रजिस्ट्रेशन। बोलो क्लियर, चकाचक। एंड यहां पे भी सीनियर एडवोकेट आपका सप्लायर हो, सर्विस आपकी लीगल हो, एंड बिजनेस एंटिटी जिसको सर्विसेज प्रोवाइड की गई है उसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस करेगा, इट इज एब्सोल्युटली यस विद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे रेसिपिएंट को कंपल्सरी जीएसटी का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। रिपीट करता हूं, सीनियर एडवोकेट लीगल सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करे जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एक्सीड करता होगा एग्जम्पशन लिमिट को, जीएसटी लगने वाला है विद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी को जीएसटी पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। पता चला, चकाचक। चलो लास्ट, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा। इट इज सीजी एसजी यूटी लागागी, तो ये भी एग्जाम है, जो ऊपर एग्जाम था सीजी एसजी यूटी लागागी एग्जाम, उसके ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है फ्रेंड्स। सिंपल वर्ड्स में फर्स्ट पॉइंट मिसिंग है, देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 3 4, यहाँ पे होगा पॉइंट नंबर 1 2 3, बाकी फर्स्ट पॉइंट मिसिंग है, बाकी सारे एग्जाम्शन सेम टू सेम कॉपी पेस्ट अवेलेबल होने वाला है। रेडी, चकाचक। एक लास्ट टाइम बोल दो, सप्लायर कौन, सीनियर एडवोकेट, सर्विस कौन सी, लीगल सर्विस, रेसिपिएंट कौन, फर्स्ट रेसिपिएंट होने वाला है पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। नंबर 2 बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एंड लास्ट होगा सीजीएसयूटी लागागी एग्जाम, उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन, सीनियर एडवोकेट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करे टू बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर एक्सीड करता होगा रजिस्ट्रेशन लिमिट के एग्जम्पशन को इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो जीएसटी यस के नो, एब्सोल्युटली यस with reverse charge mechanism, जहां पे recipient business entity is the person required to make payment of tax. क्लियर? आपके मन में क्या डाउट आ रहा है वो मुझे पता चल गया, मेरे दिल तक आपका डाउट पहुंच चुका है कि सर सीनियर एडवोकेट को सर्विसेज प्रोवाइड करे, क्या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विसेज प्रोवाइड करे, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या, उसको डिस्कस करूं। बहुत इंपॉर्टेंट, जबरदस्त इंपॉर्टेंट, ये समझना फ्रेंड्स। देखो क्या होने वाला है, प्लीज प्रॉपरली समझना फ्रेंड्स। हम आज है लीगल सर्विसेज को डिस्कस करते हुए, सीनियर एडवोकेट एडवोकेट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करे, फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करे, लीगल सर्विसेज, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या, बरोबर समझना फ्रेंड्स। देखो ये कंफ्यूजन ऑलवेज लोगों के मन में रहता है, तो मैं वापस बार क्लैरिफाई कर देता हूं। क्लॉज के हिसाब से लिखो तो क्लैरिटी आपकी प्रॉपर रहेगी फ्रेंड्स। 45B ने क्या बोला, सप्लायर कौन, जो मैंने आगे भी लिखा हुआ था, वापस एक बार प्रिंट कर देता हूं। सप्लायर कौन, यहां पे आपका सप्लायर होगा अदर एडवोकेट्स और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स। सर्विसेज ऑलवेज हम जो बात करें वो लीगल सर्विसेज की बात करेंगे फ्रेंड्स, वो ऑलवेज अजम्पशन रहेगा, ये लीगल सर्विसेज की बात हो रही है। एंड रेसिपिएंट कौन होंगे फ्रेंड्स, रेसिपिएंट 3 मैंने आपको जैसे बताए वैसे, पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स, नंबर बी होने वाला है अदर एडवोकेट्स, सॉरी इट इज फ्रेंड्स अदर एडवोकेट्स, एंड लास्ट होगा सीनियर एडवोकेट्स। तो ये फ्रेंड्स अदर एडवोकेट के फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स, इनको सप्लाई करे सर्विसेज का,
इनको सप्लाई करे सर्विसेज का, इनको सप्लाई करे सर्विसेज का, तीनों तीन में आंसर क्या आएगा? नो। जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। हमारे मन में क्रिस्टल क्लियर ये बात हो चुकी है, आगे भी एक्सप्लेन किया हुआ था फ्रेंड्स। अभी कुछ आपके साथ गजब होने जा रहा है, बरोबर समझना। एंट्री नंबर 45C, हमारा सप्लायर कौन है? सीनियर एडवोकेट। वापस एक बार सर्विसेज कौन सी? लीगल सर्विस। चलो रेसिपेंट की बात करते हैं फ्रेंड्स। रेसिपेंट को मैं नंबर ए देता हूं, पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स, पहले एडवोकेट्स और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स। ए ना लिखो तो भी चले फ्रेंड्स। बोलो क्या आइडिया है फ्रेंड्स, आपके मन में क्या बैठता है? ये इसको सप्लाई करे सर्विसेज का, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी? सोच के मुझे बताओ फ्रेंड्स। सीनियर एडवोकेट लीगल सर्विसेज सप्लाई करते हैं, रेसिपिएंट बीइंग एडवोकेट के फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स को, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी? जीएसटी का आंसर क्या आएगा? यस के नो? चलो बताओ बताओ। अभी देखो फ्रेंड्स, एक जोरदार बात आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट। देखो फ्रेंड्स, सीनियर एडवोकेट लीगल सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करे, बरोबर समझना, कॉन्सेंट्रेशन सख्त रिक्वायर्ड। बिजनेस एंटिटी को ये लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है बाय सीनियर एडवोकेट, जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू एग्जाम्स लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, तो एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर हम फ्रेंड्स जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। फ्रेंड्स, ये बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या हुआ? फ्रेंड्स, ये बिजनेस एंटिटी का मतलब हुआ चार चीज, 4 + 4 8 नहीं, 4 चीज। इट इज फ्रेंड्स एनी कॉमर्स, इंडस्ट्री, बिजनेस, प्रोफेशन। बरोबर समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बिजनेस का मतलब क्या? जैसे हम इनकम टैक्स में यूज करते हैं हेड पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो पीजीबीपी। सिमिलरली यहां पे जो बिजनेस एंटिटी है ना फ्रेंड्स, उसका मतलब क्या? 4 लोग उसमें कवर्ड होंगे, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, बिजनेस और प्रोफेशन भी यहां पे कवर्ड। एक छोटी सी एग्जांपल दे लो फ्रेंड्स। सीनियर एडवोकेट लीगल सर्विसेज कोई सीए फर्म को प्रोवाइड करे, समझे आप? सीनियर एडवोकेट कोई लीगल सर्विसेज सीए फर्म को प्रोवाइड करे, तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे कवर करेंगे? वो सीए फर्म का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, अप टू एग्जाम्स लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा तो एग्जाम जीएसटी लगाने वाले नहीं है, बट जो लास्ट का टर्नओवर हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर देगा तो उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करेंगे विद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पता चला? सिमिलरली ये सीनियर एडवोकेट लीगल सर्विसेज कोई एडवोकेट को प्रोवाइड करे, कोई फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स को प्रोवाइड करे, दे आर नन अदर देन व्हाट? प्रोफेशनल्स। जैसे सीए एक फर्म है जो प्रोफेशन में कवर होगी, कोई डॉक्टर है मतलब पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस अवेल नहीं कर रहा है, एज अ बिजनेस कैपेसिटी सर्विस अवेल कर रहा हो, तो वो बिजनेस एंटिटी, चलो कोई हॉस्पिटल है तो वो बिजनेस एंटिटी है एज अ प्रोफेशन। इन दिस सिनेरियो जो एडवोकेट्स होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो एडवोकेट्स होंगे, जो फॉर्म ऑफ एडवोकेट होगी, वो भी कहां पे कवर होंगे मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट? वो यहां पे प्रोफेशनल्स में कवर होने वाले हैं। का मतलब सीनियर एडवोकेट लीगल सर्विसेज, बरोबर समझना, सीनियर एडवोकेट लीगल सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं किसको? एडवोकेट्स को, फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स को। बोलो अभी एक्सप्रेसली यहां पे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में कवर नहीं होते हैं, बट सेकंड पॉइंट में टू ग्रेट एक्सटेंट कवर हो जाते हैं एज अ बिजनेस एंटिटी प्रोफेशन। का मतलब आंसर क्या आएगा? थोड़ा समझ में आया? सीनियर एडवोकेट जब लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स को, भले उनको एक्सप्रेसली एग्जाम्पशन अवेलेबल ना हुआ, 1 2 3 जो रेसिपिएंट हमने डिस्कस की है उसमें एक्सप्रेसली वो कवर ना हुआ हो, बट सेकंड पॉइंट में एज अ बिजनेस एंटिटी वो लोग कवर हो जाएंगे, जो इनका टर्नओवर, जो ये रेसिपिएंट का टर्नओवर अप टू एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा, तो आंसर क्या आएगा? नो जीएसटी। जो एक्सीड करता होगा हमारे लिमिट को, तो उसके ऊपर क्या आंसर क्या आएगा? यस जीएसटी, जिसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड्स देखो यहां पे क्या लिखता हूं, एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, नंबर ए। Friends, if it is up to exemption limit of registration, if it is up to exemption limit of registration, तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। If it is exceeding exemption limit of registration, if it is exceeding exemption limit,
ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो फ्रेंड्स उसके ऊपर हम जीएसटी इम्पोज करने वाले हैं विथ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आई थिंक समझ में आया। का मतलब ये जो सीनियर एडवोकेट है वो लीगल सर्विसेज एडवोकेट्स को प्रोवाइड करे, तो यहाँ पे एक्सप्रेसली भले वो लोग कवर्ड नहीं है, यहाँ पे एक्सप्रेसली रेसिपिएंट के तौर पे वो कवर नहीं होंगे, बट एज अ बिजनेस एंटिटी वो लोग इनडायरेक्टली कवर हो जाएंगे एज अ प्रोफेशनल। तो ये जो प्रोफेशन है वो उनको एग्जाम्पशन प्रोवाइड करेगा जब उनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अप टू एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन होने वाला है। बोलो चकाचक, एकदम रेडी, क्रिस्टल क्लियर बातें पता चल रही है फ्रेंड्स आपको। चलो दोनों एक साथ फास्टेस्ट रिवाइज करके हम इसका रीडिंग करेंगे विच इज सीनियर एडवोकेट्स। चलो शुरू हो जाओ। 45B सप्लायर कौन, अदर एडवोकेट और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स। सर्विस कौन सी, लीगल सर्विस। रेसिपिएंट कौन, एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स। यहाँ पे जो एडवोकेट्स है ना, ये जो एडवोकेट्स की हम बात कर रहे हैं वो फ्रेंड्स, ये जो एडवोकेट्स की बात कर रहे हैं उसमें एब्सोल्यूट एग्जम्पशन है। यहाँ पे टर्नओवर नहीं चेक करना है। जब आपके सप्लायर ये दो है, 45B वाले सप्लायर है, आपको टर्नओवर नहीं चेक करना है, एब्सोल्यूट एग्जम्पशन है। बट जब यहाँ की बात आएगी तो फ्रेंड इनका टर्नओवर आपको चेक करना पड़ेगा। एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स का टर्नओवर चेक करने के बाद उसका आंसर आपको देना चाहिए कि जीएसटी यस के नो। क्लियर। चलो शुरू हो जाओ वापस एक बार। एंट्री 45B, एंट्री 45B क्या कहती है, सप्लायर कौन, अदर एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट। सर्विस कौन सी, लीगल सर्विस। रेसिपिएंट कौन, फर्स्ट होगा एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज। नंबर 2 पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। थर्ड बिजनेस having turnover up to exemption limit of registration in preceding financial year, and last कौन सा होगा, CGST लगागी। इसके ऊपर एग्जाम्पशन जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। नेक्स्ट होगा 45C सप्लायर कौन, सीनियर एडवोकेट। सर्विस कौन सी, लीगल सर्विस। रेसिपिएंट कौन, बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट जो ऊपर एडवोकेट है वो यहां पे कवर होता नहीं है। यहां पे फर्स्ट कौन होगा, पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। नंबर 2 आएगा बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर अप टू एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एंड लास्ट होगा CGST लगागी। बोलो क्लियर। 3 के ऊपर आपको एग्जाम्पशन अवेलेबल होने वाला है। रिपीट करता हूं, 2 चीज यहां पे इंपॉर्टेंट, अदर एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स। मिक्सर कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। अदर एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड ये बिजनेस का टर्नओवर लास्ट ईयर का एक्सीड हो जाता है एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आंसर इज एब्सोल्युटली जीएसटी यस विद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी को जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। रेडी, चकाचक। एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीनियर एडवोकेट अदर एडवोकेट को सर्विसेज प्रोवाइड करे, सीनियर एडवोकेट फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो हमको क्या चेक करना है, हमको चेक करना है रेसिपिएंट एडवोकेट के फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स का टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जो वो टर्नओवर अप टू एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा, पर जो एक्सीड हो जाएगा तो एब्सोल्युटली यस विद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे रेसिपिएंट जो फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स होंगे, अदर मतलब एडवोकेट्स होंगे, वो जीएसटी पे करने वाले हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम एक्जेक्टली ट्राइंग टू कन्वे फ्रेंड्स। चलो जरा शुरू करते हैं। क्लॉज सी, सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विस। वापस एक बार, सप्लायर सीनियर एडवोकेट, सर्विसेज कौन सी, लीगल सर्विस। किसको प्रोवाइड की जाती है सर्विसेज, टू सेम टू सेम आपको 3 पॉइंट्स ऊपर से देखने को मिलेंगे। अ पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, सेम टू सेम। जो यहाँ पे नंबर 2 था, सेकंड डैश था, वो यहाँ पे फर्स्ट डैश हो गया, सेम टू सेम। अ बिजनेस एंटिटी with aggregate turnover up to such amount in preceding financial year as makes it eligible for exemption from registration under CGST Act 2017। मतलब बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का इफ इट इज अप टू एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। एंड लास्ट होगा, जैसे आपको पता ही है, CGST लगागी, उसके ऊपर एग्जाम्पशन है, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है फ्रेंड्स। 2 जगह से फ्रेंड्स आरसीएम का रेफरेंस आया, 45B से भी 45C से भी। आओ उसको साइमल्टेनियस यहाँ पे पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। कनेक्शन, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट, बिकॉज आरसीएम में तो दोनों कवर्ड हो गए ना, अदर भी कवर्ड, सीनियर भी कवर्ड, और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स भी कवर्ड बाय वे ऑफ व्हाट, लीगल सर्विस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, तो इस सिनेरियो में कौन जीएसटी पे करेगा, तो पर्सन लायबल टू पे टैक्स विल बी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड वेयर, इन टैक्सेबल टेरिटरी। फ्रेंड्स आरसीएम के लिए ध्यान रखने का, जो रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी होगा, तो यहाँ पे कैसा बिजनेस एंटिटी को जरा मुझे बताओ, तो ये बिजनेस कैसा होगा, हैविंग टर्नओवर अप टू एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, के टर्नओवर एक्सीडिंग लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बोलो ये बिजनेस कैसा होगा फ्रेंड्स, अप टू होगा तो जीएसटी है ही नहीं, तो आरसीएम करके क्या करेंगे हम, तो ना फॉरवर्ड ना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये बिजनेस कैसा होगा, जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एक्सीड करता है एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बट ये बिजनेस एंटिटी कहां पे लोकेटेड होना चाहिए, इट मस्ट बी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, मीनिंग देयर बाय इंडिया। का मतलब जो एडवोकेट आउटसाइड इंडिया सर्विस
सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम एक्सपोर्ट बोलेंगे, बट एक्सपोर्ट के लिए फॉरेन करेंसी आनी चाहिए, पर जो फॉरेन करेंसी नहीं आती है, तो इस सिनेरियो में एडवोकेट जो सप्लायर होगा उसको जीएसटी भरने की रिक्वायरमेंट आएगी। मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब? जब हमारा बिजनेस एंटिटी इज लोकेटेड वेयर? इन टैक्सेबल टेरिटरी। आई थिंक पता चला। मतलब अदर एडवोकेट के सीनियर एडवोकेट के फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स बिजनेस एंटिटी को सप्लाई करते हैं लीगल सर्विसेज का, वो बिजनेस का टर्नओवर लास्ट ईयर का एक्सीड कर जाता है लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो उस केस में उसका जो लोकेशन होगा वो टैक्सेबल टेरिटरी होगा। इट विल बी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे रेसिपिएंट हमारा जो बिजनेस है वो जीएसटी पे करने वाला है। क्लियर? चलो छोटा सा हमारे पास एक्सरसाइज है, उसको जरा सॉल्व करते हैं। मेरी दिल से ऐसी इच्छा है फ्रेंड्स, पेज नंबर 38 है, आप पहले खुद से एक बार सॉल्व कर दो। खुद से एक बार सॉल्व करने के बाद ही ये वीडियो को आप आगे देखो फ्रेंड्स। दिल से ऐसी इच्छा है, एंड आप मेरी इच्छा ठुकराओगे नहीं फ्रेंड्स, वो मुझे विश्वास है आपके ऊपर। चलो शुरू करता हूँ फ्रेंड्स मैं। 38 पे भी है, 39 के भी ऊपर भी है। ये दोनों के दोनों टेबल आप पहले खुद से सॉल्व कर लो फ्रेंड्स, दोनों के दोनों टेबल आप खुद से सॉल्व कर दो, बाद में हम आगे का ये वीडियो आप कंटिन्यू करो फ्रेंड्स। हम शुरू करते हैं यहाँ से। चलो, सीनियर एडवोकेट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट्स अदर देन सीनियर एडवोकेट जो भी हमारे पास अवेलेबल है, इट इज अदर देन सीनियर एडवोकेट्स, मतलब दे आर व्हाट? अदर एडवोकेट्स। तो दे आर फ्रेंड्स अदर एडवोकेट्स। और सप्लायर में कौन है? इट इज फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स बाय वे ऑफ लीगल सर्विस। मतलब सप्लायर में दो है, एक अदर एडवोकेट्स है, एक फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स है। सर्विस कौन सी है? लीगल सर्विस। रेसिपेंट चेक करो, रेसिपेंट कैसे है फ्रेंड्स हमारे वहां पे? एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स। मैं तो बोलता हूं आगे पढ़ने की खास जरूरत ही नहीं है, तो भी पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज विद टर्नओवर अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मैं तो क्या कहता हूं, अदर एडवोकेट की बात आएगी, फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स की बात आएगी, तो सोचना ही नहीं है फ्रेंड्स कि एडवोकेट का टर्नओवर, रेसिपेंट का टर्नओवर लास्ट ईयर का अप टू एक एक्सीडिंग लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। आप समझे? जब सप्लायर हमारे अदर एडवोकेट होंगे, फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स होंगे, तो हमको तो फर्क ही नहीं पड़ता कि एडवोकेट के फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स का टर्नओवर क्या है। तो आंख बंद करके बोल, क्या बोल देने का? जीएसटी यस के नो? यहां पे तो अप टू ही था, पर मैं तो कहता हूं जो एक्सीडिंग हो जाएगा ना, मोर देन हो जाएगा ना, तो भी जीएसटी नो ही आएगा। बिकॉज अदर एडवोकेट में, फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स में तो एक्सप्रेसली एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स को एज अ रेसिपेंट कवर किया गया है फ्रेंड्स। तो उसमें टर्नओवर का फर्क ही नहीं पड़ता। दोनों केस में आंसर क्या आएगा? जीएसटी यस के नो? नो, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। चेक कर लो। एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज विद टर्नओवर ऑफ मोर देन, यहां पे अप टू था, यहां पे मोर देन एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बोलो आंसर वापस एक बार क्या आएगा? यस के नो? एब्सोल्युटली नो, बिकॉज यहां पे टर्नओवर चेक करना ही नहीं है। सीनियर एडवोकेट होता ना तो टर्नओवर डेफिनेटली चेक करते, पर यहाँ पे टर्नओवर चेक करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे गलती ना हो जाए फ्रेंड्स आपसे। अभी आगे का तो बहुत सिंपल रहेगा। पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। बिजनेस एंटिटी विद टर्नओवर अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वापस एक बार जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है फ्रेंड्स। एक्सप्रेस ये सारे क्लॉजेस में रेसिपिएंट कवर्ड ही है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको ध्यान में रखना है, बिजनेस एंटिटी विद टर्नओवर ऑफ मोर देन एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बोलो जीएसटी यस के नो? एब्सोल्युटली यस। उसके ऊपर आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा विथ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे रेसिपिएंट बिजनेस को जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। ओके, लास्ट होगा सीजीएसटी लगागी, वापस एक बार जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। क्लियर? चकाचक, रेडी? चलो नेक्स्ट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय और लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीनियर एडवोकेट। यहां पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, गलती ना हो जाए। चलो, फर्स्ट एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज विद टर्नओवर अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बोलो वापस एक बार जीएसटी यस के नो? यहां पे गलती ना हो जाए, आपको ध्यान रखना है। आपका रेसिपिएंट एडवोकेट है, फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स है, जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर का अप टू लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, तो जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। ये जो एडवोकेट है वो बिजनेस एंटिटी में कवर हो जाएगा। बोलो क्लियर? नेक्स्ट चेक करो। एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज विद टर्नओवर ऑफ मोर देन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बोलो भी जीएसटी यस के नो? एब्सोल्युटली यस, अगेन विद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे बिजनेस एंटिटी जो रेसिपिएंट एडवोकेट्स है उनको जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। क्लियर? नेक्स्ट आगे का भी सिंपल रहेगा फ्रेंड्स। आपको पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। बिजनेस एंटिटी विद टर्नओवर अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वापस एक बार जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। बिजनेस एंटिटी विद टर्नओवर ऑफ मोर देन एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली है विद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एंड लास्ट होगा सीजीएसटी लगागी, वापस एक बार एग्जाम, उसके ऊपर भी जीएसटी लगने वाला नहीं है।
होपफुली सब कुछ हमारे मन में क्रिस्टल क्लियर है फ्रेंड्स। चकाचक रेडी। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जरा चेक करते हैं। मिस्टर अभिषेक, पहले आप खुद से एक बार सॉल्व कर लो, चलो बाद में आगे का वीडियो आप कंटिन्यू करना फ्रेंड्स। चलो, मिस्टर अभिषेक एन एडवोकेट हैज रेंडर्ड द फॉलोइंग सर्विसेज। अभिषेक एडवोकेट है, सर्विसेज अवेलेबल कर रहा है फ्रेंड्स, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। पहले क्या क्वेश्चन है वो पहले पढ़ लेता हूँ फ्रेंड्स मैं। एग्जामिन वेदर GST is payable on each of the above services, assuming Mr. Abhishek to be what? Advocate other than senior advocate as second is senior advocate। मतलब दोनों सिचुएशन में दोनों एस्पेक्ट से हमको चेक करना है कि जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी। वो सीनियर एडवोकेट होगा तो टैक्सेबिलिटी क्या होगी, वो अदर देन सीनियर एडवोकेट होगा तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होने वाली है। यहाँ पे लिख दो अदर देन सीनियर एडवोकेट, तो टैक्सेबिलिटी क्या होने वाली है पहले देख लेते हैं। एंगल ऑफ सीनियर एडवोकेट, चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ट्रांजेक्शन हमारे पास अवेलेबल है हर एक सर्विस के लिए। चलो चेक करते हैं। फर्स्ट, रिप्रेजेंटिंग मिस्टर अर्चित इन हिज डिवोर्स केस फाइल्ड बिफोर हाई कोर्ट। मुझे बताओ ये अर्चित जब डिवोर्स केस के लिए जाता है तो इज रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ इन विच कैपेसिटी, बिजनेस के अदर देन बिजनेस, ऑब्वियसली अदर देन बिजनेस एंटिटी, वो तो एग्जम्प्ट है, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। यहाँ पे क्या लिख दो, एग्जम्प्ट, नो जीएसटी। चलो नंबर 2, रिप्रेजेंटिंग मिस्टर अनिकेत आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन, तो अनिकेत भैया आर्किटेक्ट है बाय प्रोफेशन इन रिलेशन टू हिज जीएसटी लायबिलिटी। ओके, मतलब आर्किटेक्ट की बात का मतलब क्या हुआ, एज अ आर्किटेक्ट प्रोफेशन हुआ, मतलब वो क्या हो गया, बिजनेस एंटिटी। चेक करो, टर्नओवर ऑफ मिस्टर अनिकेत इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज रुपीज 55 लाख, मतलब लास्ट ईयर का टर्नओवर एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस कर गया। ये जीएसटी यस के नो, एब्सोल्युटली यस, विथ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे रेसिपिएंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा, मिस्टर अनिकेत को जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। क्लास चेक करो। लीगल सर्विसेज और लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज गिवन टू सुनील एसोसिएट्स और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स। ओह, तो सीनियर एडवोकेट ने फर्म ऑफ एडवोकेट्स को सर्विसेज प्रोवाइड की। वापस एक बार हम क्या चेक करेंगे, उसका टर्नओवर चेक करो। टर्नओवर ऑफ सर्विसेज ऑफ सुनील एसोसिएट्स इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज व्हाट, अगेन 88 लाख। कोई भी मतलब कोई भी स्टेट आप ले लो, 4 स्टेट 6 स्टेट्स के अदर स्टेट्स, उसमें लिमिट मैक्सिमम 40 लाख है। ये तो सर्विस की बात होगी तो 20 लाख की लिमिट ही है, उसका लिमिट उसका टर्नओवर तो 88 लाख था। तो बोलो जीएसटी यस करना, एब्सोल्युटली यस 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 विद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो यहाँ पे आंसर यस आएगा विद आरसीएम, मतलब यहाँ पे रेसिपिएंट सुनील एसोसिएट्स को जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। समझे, एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलो, अदर देन सीनियर एडवोकेट। चलो फर्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ पे जो पर्सन है इट इज अदर देन बिजनेस एंटिटी, वापस एक बार जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। नेक्स्ट आप वापस एक बार चेक करो, यहाँ पे जो है वो बिजनेस एंटिटी है जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर का एक्सीड कर जाता है एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो फ्रेंड्स उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है अगेन विथ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एंड लास्ट, ये जो फ्रेंड्स अदर देन सीनियर एडवोकेट है वो फर्म ऑफ एडवोकेट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करे तो ऑलवेज एग्जम्पशन होगा, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। क्लियर, एकदम चकाचक। 2 चीज हमने कंक्लूड की, एंट्री 45B, एंट्री 45C। क्लियर, अभी हमारा जो फोकस होगा इट वुड बी इन रिलेशन टू एंट्री 45A। अब जरा चेक करते हैं एंट्री 45A, बाद में इस पर्टिकुलर कैटेगरी को हम कंक्लूड करेंगे। एंट्री 45A फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सर्विसेज को एग्जम्पशन प्रोवाइड किया गया है, इट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हुम, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इसकी सर्विसेज को एग्जम्पशन प्रोवाइड किया गया है। फ्रेंड्स, ये एग्जम्पशन शुरू करें उसके पहले हम रेफरेंस लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे शेड्यूल 3 का। व्हाट इज शेड्यूल 3, शायद आपको पता होगा, इट इज फ्रेंड्स नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट का मतलब वहां पे जो 7-8 अलग सप्लाईज कवर्ड है उसको हम सप्लाई नहीं मानते, रादर ऐसा बोलना चाहिए मुझे, वहां पे जो भी ट्रांजैक्शंस एक्टिविटीज कवर्ड है उसको हम सप्लाई ट्रीट करते नहीं है। दे आर नॉट सप्लाई, इफ दे आर नॉट सप्लाई वो तो टैक्सेबल इवेंट से ही बाहर हो गए फ्रेंड्स, तो इट इज नॉन जीएसटी, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज कर सकते नहीं है। 1-2 एग्जांपल दूं, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड करे इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, उसको हम सप्लाई नहीं मानते। रिपीट करता हूं, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड करे इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, उसको हम सप्लाई ट्रीट करते नहीं है फ्रेंड्स। ओके, ऐसा और एक वहां पे रेफरेंस है जिसका हम कनेक्शन यहां पे करेंगे 45A के साथ, जो भी कोई बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक्सक्लूसिवली आपके लिए मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट। ध्यान से, एनी फीस नेगेटिव लिस्ट में जो कवर्ड है उसको मैं बात कर रहा हूं, इट इज उसके ऊपर फ्रेंड्स जीएसटी इंपोज हो सकता नहीं है। चेक करो, एनी फीस टेकन बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल,
कोर्ट का मतलब आप चेक कर सकते हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। याद करो अपील्स एंड रिवीजन चैप्टर, असेसमेंट प्रोसीजर आपने देख लिया हो फ्रेंड्स, हमने उसमें डिस्कस किया था हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की फीस कितनी होती है, एज दे डिम फिट, उनको जो भी ठीक लगेगा वो फीस चार्ज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जीएसटी में स्पेसिफिकली बात करूं तो एंड फ्रेंड्स ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब ये जो ट्रिब्यूनल है वो कौन सी ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, ये जो ट्रिब्यूनल की बात हो रही है जो हमने अपील्स एंड रिवीजन में डिस्कस किया था, इट वॉज इन रिलेशन टू जिस्टैट। इनकम टैक्स की बात करो तो ITAT, कंपनी लॉ की बात करो तो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मतलब ये जो ट्रिब्यूनल की बात हो रही है इट इज फ्रेंड्स GSTAT, इट इज फ्रेंड्स ITAT, इट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जिस्टैट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, ITAT का मतलब इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल एंड NCLT का मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। सिंपल वर्ड्स में मैं ये रेफरेंस क्यों लेके आया, बिकॉज इस ट्रिब्यूनल को आपको इस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना है, बिकॉज जो सर्विसेज ट्रिब्यूनल आपको प्रोवाइड करेगा, एंड चलो छोटी सी बात याद कर ही लो, मुझे बात निकली है तो जब ट्रिब्यूनल की बात आएगी तो यहाँ पे फीस कितनी होगी, याद करो, चौपीस एंड डिवीजन देख के बैठे, वो आंसर दे, बाकी सारे चिंता ना करे। फीस थी हमारी 1000 फॉर एवरी 1 लाख, और 5 देयर ऑफ वर्ड मिसिंग था, मैक्सिमम ₹25,000, रेक्टिफिकेशन के लिए कोई फीस लगती नहीं है। रिपीट करता हूं ध्यान से, 1000 रुपीज इज योर फीस फॉर एवरी 1 लाख ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। ओके, 1 लाख का जो आपका टैक्स इन्वॉल्व होगा उसके लिए 1000 आपकी फीस यहाँ पे रहने वाली है, और 5 देयर ऑफ वर्ड मिसिंग है, वो भी नाम आपको बता दिया था। मैक्सिमम फीस कितनी होगी फ्रेंड्स, ₹25,000। तो जो आपको ये फीस चार्ज करता है जिस टैक्स, उसके ऊपर एग्जाम्पशन है, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। वहां पे भी रेफरेंस दिया था, आज वापस यहाँ पे रेफरेंस दे रहा हूं। मतलब ये जो कोर्ट है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट की बात हो रही है, एंड जो यहाँ पे ट्रिब्यूनल है वो इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, हमारी जिस्टैट की बात हो रही है। इसको आपको आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वर्ड से कनेक्ट करके मिस कंफ्यूज नहीं करना है। बहुत बार लोग ऐसा समझ लेते हैं सर ट्रिब्यूनल तो जो भी आपको फीस चार्ज करे वो तो सर्विस ही नहीं है, यहाँ पे क्या कर रहा है एग्जेम्पशन। रेसिपिएंट तो बहुत सिंपल है, 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। जब मैं रेसिपिएंट का डिस्कशन करूंगा तो कनेक्शन समझना है, ये जो ट्रिब्यूनल है वो सप्लाई ही नहीं है, वो जो फीस चार्ज करे, क्या यहाँ पे एग्जेम्पशन। मैं रिपीट करता हूं, ये ट्रिब्यूनल अलग है, जिस्टैट, ITAT, लेटस इन NCLT की बात हो रही है, जो हाई कोर्ट के पहले जहां पे अपेयर होना पड़ता है, विच इज फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी, तो वो बात हो रही है। यहाँ पे जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो कुछ अलग बात है। क्या अलग बात है, ये जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है ना फ्रेंड्स, वो कुछ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात करते हैं, बरोबर समझना। ये जो यहाँ पे 80 की बात हो रही है, इट इज फ्रेंड्स आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। छोटा सा एग्जांपल दूं, आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी फ्रेंड्स, याद करो। थोड़ा एडजस्ट कर लो फ्रेंड्स, मेरा ड्राइंग थोड़ा ऐसा है, वापस एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, सॉरी, वापस एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ, हो गया। चलो अभी देखो फ्रेंड्स क्या हुआ, बरोबर समझने का ट्राई करो। ये कौन है पता है फ्रेंड्स, धीरू भाई अंबानी, जो बेचारे चल बसे हैं, जो दिन वो चल बसे थे उस दिन का ये पूरा ड्राइंग है फ्रेंड्स, समझना फ्रेंड्स। ये अनिल है, ये मुकेश है, अंबानी फ्रेंड्स, क्लियर। जैसे धीरू भाई बेचारे चल बसे, दोनों के बीच में मारा मारी हो गई, दोनों झगड़ने लगे, शर्ट खींचने वाड़ गए, मतलब आप समझो ना, मारा मारी दोनों के बीच में प्रॉपर मारा मारी हो गई। कोकिलाबेन अंबानी का मुझे फोन आया, कोकी मुझे बहुत माने, कोकी का मैं फेवरेट, बरोबर समझने का ट्राई करो फ्रेंड्स, कोकी का मैं बहुत फेवरेट, तो कोकी मुझे बहुत माने। कोकी ने मुझे फोन किया कि स्मृति तू फटाफट आ जा, मैं को अभी से, तो क्या अभी से फटाफट तू आ जा, मैं को चिंता ना कर, मैं फटाफट फटाफट आ रहा हूँ। मैंने बोला अर्जेंट क्यों बुलाया तूने, उसने मुझे बोला कि दोनों मारा मारी कर रहे, झगड़ रहे, मतलब ये मुकेश ने झगड़ रहे कि प्रॉपर्टी किसकी, नीता किसकी, टीना किसकी, ये झगड़ रहे, तू फटाफट फटाफट आ जा। मैं तू चिंता ना कर, मैं फटाफट आ रहा हूँ। बाद में मैंने रास्ते में जब एक्टिवा लेके जा रहा था तो मैंने रास्ते में उसको फोन किया कि चार्जेस लगेंगे, हाँ चार्जेस लगेंगे, मैं सर्विसेज प्रोवाइड करने तो आ रहा हूँ पर चार्जेस लगेंगे। उसने बोला हाँ ठीक है जो भी है तू बाद में इनवॉइस रेस कर देना, बट तो भी फटाफट आ जा। एंड मैंने उनको पूछा कि मुझे क्यों बुलाया, उसने बोला देख तू है ना न्यूट्रल रहेगा, मुकेश के साइड्स के अनिल के साइड्स तू नहीं लेगा, तू न्यूट्रल रहेगा, जो भी डिसीजन तू लेगा वो न्यूट्रल होगा। बोला डिसीजन कौन सा लेना है वो तो पता, तू न्यूट्रल की बात तो बाद में आएगी। उसने बोला तू प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करके दे, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन करके दे, दोनों मारामारी जो कर रहे हैं उसके लिए तू डिस्ट्रीब्यूशन करके दे। मैं को ठीक है चल आके बात करता हूँ। मैं फटाफट मुंबई पहुंच गया, एंट्री लिया ना फ्रेंड्स मुकेश का, तो उसमें मेरा और कोकी का अलग से पूरा फ्लोर हमने रखा हुआ है। अभी हुआ क्या, सीक्रेट फ्लोर है फ्रेंड्स, हमारे बीच में बात रहनी चाहिए। हुआ क्या, तो फ्रेंड्स देखो मैंने मुकेश को बुलाया, अनिल को बुलाया, कोकी को बुलाया। मैंने कोकी को बोला चल फटाफट तू मुझे कागजात दे दे कि जिसमें अलग अलग कंपनीज के नाम हो, अलग अलग प्रॉपर्टीज के नाम हो। एंड फ्रेंड्स आप नहीं मानोगे, मैंने दोनों के बीच में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करके दे दिया, मैंने दोनों के बीच में कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूशन करके दे दिया। मैंने मुकेश को बोला रिलायंस इंडस्ट्रीज तेरा, मुकेश को बोला कम्युनिकेशन तेरा,
बाद में मुकेश को बोला कि पेट्रोल पंप तेरा, अनिल को बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर तेरा, बाद में मुकेश को बोला नीता तेरी एंड अनिल को बोला टीना तेरी। ऐसे मैंने उनको परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करके दे दिया। मुझे छोटी सी बात बताओ, क्या वो लोग मेरी बात मानेंगे? मैं मुकेश को ऐसा बोलूँ कि रिलायंस तेरा नहीं, अनिल को बोलूँ कम्युनिकेशन तेरा, क्या वो लोग मेरी बात मानने वाले हैं? वो लोग मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप मेरी बात नहीं मानते। मैं पहले आपको बहुत बार कहता हूं कि पहले ये वीडियो पॉज करो, खुद से एक्सरसाइज सॉल्व करो। एक्सरसाइज सॉल्व के बिना मेरे साथ ही आप सॉल्व कर देते हो, कभी कभी तो वो भी सॉल्व नहीं करते हो। इन शॉर्ट, आप मेरे स्टूडेंट, मेरे खास फ्रेंड्स, आप मेरी बात नहीं मानते हैं, तो वो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी मेरी बात मानेंगे? बोलो क्या लग रहा है आपको फ्रेंड्स? मानेंगे। क्यों मानेंगे? बिकॉज सॉरी फ्रेंड्स, ये मामला लेके वो कोर्ट में जाना नहीं चाहते हैं। ये मामला जो कोर्ट में आएगा तो पब्लिक एट लार्ज हो जाएगा, तो वो ये मामला लेके कोर्ट में नहीं जाना चाहते हैं, तो वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करवाएंगे ऐसे इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल के पास जो न्यूट्रल होगा, जो लगभग सारे लोगों का नॉलेज लगभग उसके पास अवेलेबल होगा। ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो न्यूट्रल बेसिस के ऊपर आपको जजमेंट प्रोनाउंस करके देंगे, उसको बोलेंगे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जिसकी सर्विसेज के ऊपर यहां पे एग्जम्पशन मिला है अंडर एंट्री 45A। पता चला? चकाचक रेडी। तो जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल 80 जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके ऊपर क्या एग्जम्पशन, आओ जरा चेक करते हैं। अभी मेरा कोई खास रोल नहीं है, अभी आगे सब आपको पता ही है, कोई खास चिंता भी मुझे नहीं है फ्रेंड्स। मुझे जो रेफरेंस करवाना था, जो मैंने आपको एस्टेब्लिश करवाया कि ट्रिब्यूनल जो भी सप्लाई करेगा, जो भी सर्विसेज के लिए फीस चार्ज करेगा, वो तो सर्विस ही नहीं है, वो तो सप्लाई नहीं है, उसके ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। बट यहाँ पे जो एंट्री 45A में कवर्ड है, इट इज फ्रेंड्स आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज को कुछ एग्जम्पशन अवेलेबल हुआ है। क्या हुआ एग्जैक्टली, चला चेक करते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। मेरी तो ऐसी इच्छा है तीनों दिन आप खुद से पढ़ लो, बिकॉज मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। तीसरी बार आज ये आ रहा है हमारे सामने, एनी पर्सन अदर देन अ बिजनेस एंटिटी विद अग्रीगेट टर्नओवर of such amount in preceding financial year, aggregate turnover of what रह गया है, such amount in preceding financial year as mixed eligible for exemption from registration under CGST Act. Simple words में turnover in preceding financial year must be what? Up to exemption limit of registration. क्लियर? एंड लास्ट आएगा जो बहुत मजा आती है मुझे बोलने में, CGSGUT लगागी, उसके ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं। रेसिपेंट तो वही है जो सीनियर एडवोकेट में थे, जो एडवोकेट में थे, एडवोकेट के अलावा निकालो तो तीन यही बचेंगे। अदर देन बिजनेस एंटिटी, बिजनेस जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर का अप टू एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, एंड लास्ट होगा CGSGUT लगागी। बोलो क्लियर? मेरा क्वेश्चन आपको ऐसा है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऐसे बिजनेस को सप्लाई करता है सर्विसेज का। फ्रेंड्स, ऐसे बिजनेस भी होंगे जो कोर्ट में नहीं जाना चाहते। सपोज टाटा एंड रिलायंस के बीच में कोई झगड़ा हुआ, एग्जांपल के तौर पे, वो कोर्ट में जाना नहीं चाहते, वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी एग्जम्पशन है, टर्नओवर के बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा फ्रेंड्स। तो मेरा क्वेश्चन आपको ऐसा है कि 80 आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऐसे बिजनेस को सर्विसेज का सप्लाई करता है जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर का, ध्यान से, जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर का हमारी एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस करता है, हमारी एग्जम्पशन लिमिट को उसका टर्नओवर क्रॉस करेगा। बोलो जीएसटी यस के नो? एब्सोल्युटली यस 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 विद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहां पे रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी विल बी द पर्सन रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स। पता चला? एकदम चकाचक। 80 आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिजनेस को सप्लाई करता है सर्विसेज का, वो बिजनेस का टर्नओवर लास्ट ईयर का अप टू एग्जम्पशन लिमिट होगा, तो जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, एग्जम्प्ट है। बट जो बिजनेस का टर्नओवर लास्ट ईयर का क्रॉस करता था एग्जम्पशन लिमिट को, इट इज जीएसटी यस 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 विद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहां पे चेक करो, इट इज फ्रेंड्स RCM, services provided by arbitral tribunal to business entity located in taxable territory। यहाँ पे जो business entity होगा, it will be the person which is liable to pay tax। बिजनेस एंटिटी को यहाँ पे जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। बट मैं रिपीट कर देता हूँ लास्ट टाइम, ये जो टैक्सेबल टेरिटरी में होगा तब जाके बिजनेस विल बी दी पर्सन लायबल टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स। ये जो बिजनेस हमारा नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में होगा एंड जीएसटी लगता होगा, तो एडवोकेट यहाँ पे जीएसटी पे करने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट? एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड, एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखो ये जब चार्ट्स है ना फ्रेंड्स, तो मैंने वंडरफुल चार्ट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जो मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे अवेलेबल कर दूंगा। तो तीनों तीन चार्ट बहुत अच्छे से मैंने बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे वापस एक बार उसको ड्रॉ करो, आप कॉपी करो, ऐसी माथाकूट मुझे नहीं करनी है। क्लियर? ये जो भी मैंने लिखा है उससे बेटर, ये जहाँ पे यहाँ जो मैंने लिखा है ना, उससे बेटर चार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। ये भी रेफरेंस के लिए डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो, बट इसके प्रॉपर चार्ट्स मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो उसकी आप चिंता मत करना, लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स। क्लियर? एक जबरदस्त नोट आपके लिए, खास आपके लिए, टैक्सेबिलिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय 80 टू अनदर 80। बाप रे बाप, जबरदस्त क्वेश्चन। सप्लायर भी कैसा है हमारा,
आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, रेसिपिएंट भी कौन है हमारा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। पता चला। सपोज मुकेश अनिल ने मुझे अपॉइंट किया, बिजनेस का उनका कोई प्रॉब्लम था, वो सॉल्व करने के लिए मुझे अपॉइंट किया, मैंने उसमें 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व किए, एक आध प्रॉब्लम मैंने कोई अनदर एटी से सॉल्व करवाया, बट उसको पेमेंट मैं करने वाला हूं, उसको पेमेंट मैं करूंगा, तो मैं कौन बन गया, रेसिपिएंट। वो कौन बना, सप्लायर। तो एक सप्लायर एटी है, रेसिपिएंट भी एटी है, जिसको वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या। आई थिंक सीनियर एडवोकेट का जो पॉइंट था वो आपने बरोबर समझा हो। तो फिर यहाँ पे जो रेसिपिएंट एटी है वो भी कौन हो गया, बिजनेस एंटिटी। पता चला। ये जो रेसिपिएंट एटी है वो एक प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल का मतलब क्या हो गया, बिजनेस एंटिटी, जो उसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना पड़ेगा। इफ इट इज फ्रेंड्स अप टू एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पता चला जो मैं कहना चाहता हूं। इफ इट इज अप टू एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं हैं। आंसर क्या आएगा, नो जीएसटी। इफ इट इज फ्रेंड्स एक्सीडिंग एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो आपका रजिस्ट्रेशन की लिमिट है, एग्जेम्पशन लिमिट है, उसको क्रॉस कर देता है उसका टर्नओवर, तो फ्रेंड्स उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। अगेन विथ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो रेसिपिएंट एटी होगा वो जीएसटी पे करेगा। सिंपल वर्ड्स में, एक एटी दूसरे एटी को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या, उसकी टैक्सेबिलिटी होगी रेसिपिएंट के टर्नओवर। रेसिपिएंट जो एटी है उसके टर्नओवर के डिपेंड, उसके टर्नओवर के ऊपर, उसके टर्नओवर के बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगी उसकी टैक्सेबिलिटी। जो लास्ट का टर्नओवर अप टू लिमिट होगा तो एग्जाम, जो लास्ट का टर्नओवर उसका एक्सीडिंग हो जाता है लिमिट से, इट विल बी जीएसटी। यस, अगेन विथ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बोलो क्लियर। चकाचक 3 एंट्री डिस्कस की, एंट्री 45B, एंट्री 45C, एंट्री 45A। एटी के ऊपर छोटा सा हमारा एक्सरसाइज है, आओ जरा उसको सॉल्व करके हमारा ये डिस्कशन कंक्लूड करते हैं फ्रेंड्स। सारा डिस्कशन हो गया, एक छोटा सा डिस्कशन बाकी रहता है इन रिलेशन टू दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज फ्रेंड्स। आओ जरा चेक करते हैं। फर्स्ट, सर्विसेज बाय एटी टू एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। एटी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। बोलो क्या बोलेंगे, नो, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है, एग्जम्प्ट है बाय वे ऑफ एंट्री नंबर 45A। सर्विसेज बाय एटी टू बिजनेस एंटिटी विथ अग्रीगेट टर्नओवर अप टू एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। वापस एक बार, नो, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। नेक्स्ट चेक करो, सर्विसेज बाय एटी टू बिजनेस एंटिटी विथ अग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडिंग एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आंसर क्या आएगा, जीएसटी। एब्सोल्युटली यस, विथ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जहां पे रेसिपिएंट बिजनेस होगा वो जीएसटी पे करने वाला है। नेक्स्ट होगा एटी प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अनदर एटी। बोलो इसका आंसर क्या आएगा, डिपेंड्स अपॉन टर्नओवर ऑफ रेसिपिएंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। डिपेंड्स अपॉन रेसिपिएंट का टर्नओवर, जो अप टू, आगे चार्ट ड्रॉ कर दिया है, अप टू एग्जाम्पशन ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा तो जीएसटी लगने वाला नहीं है। जो एक्सीडिंग होगा तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं विद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एंड लास्ट इज फीस टेकन बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। इसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज नहीं करेंगे बिकॉज ये तो सप्लाई ही नहीं है। एज पर शेड्यूल 3 इट इज कवर्ड बाय नेगेटिव लिस्ट। पता चलेगा, इट इज एज पर शेड्यूल 3 कवर्ड बाय नेगेटिव लिस्ट के ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर। तो होपफुली सब कुछ पता चला होगा, कुछ कंटेंट बाकी रहता नहीं है। इन डेप्थ सारा डिस्कशन हमने कंक्लूड कर दिया फ्रेंड्स। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट एडवोकेट्स एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। 3 चीज हमने डिस्कस की, 45B, 45C, 45A फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।